सो दैट आई हैव सेड दिस ओनली। अब देखो सोशल इशू का टॉपिक देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस। सबसे पहले रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने रिलीज़ किया है रिपोर्ट जिसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस। ये क्या है, एक वर्क ऑफ प्रोसेस है, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस है। देखो मोर इन न्यूज़ में देखा जाए तो रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ किया गया है अहेड ऑफ, मतलब किससे पहले, सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट इन दोहा नवंबर 2025। यहाँ पे ये बेसिकली रिलीज़ किया गया दैट मार्क 30 ईयर ऑफ लैंडमार्क 1995 कोपेनहेगन समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट हेल्ड इन डेनमार्क। ठीक है फिर से बताते हैं। रिपोर्ट जो है बेसिकली रिलीज़ किया गया सेकेंड वर्ल्ड समिट ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन दोहा नवंबर 2025। ठीक है, उसके बाद इसे पहले रिलीज़ किया गया, जो कि देखो ये क्या है, डैट मार्क्स 30 ईयर, किसका 30 साल किसका कंप्लीट हो जाता है, तो 1995 का कोपेनहेगन समिट जो है ऑन सोशल डेवलपमेंट हेल्ड इन डेनमार्क, उसका ये क्या होता है, 30 साल कंप्लीट हो जाता है। उससे पहले ये रिलीज़ किया गया है रिपोर्ट। ठीक है, अब देखो सोशल जस्टिस, द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस है, इसको रिलीज़ किया गया है। अब देखो समिट जो है अडॉप्ट करेगा कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन सोशल डेवलपमेंट और एंड कोपेनहेगन प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये समिट जो है ये अडॉप्ट करेगा, फिर से समिट जो है अडॉप्ट करेगा कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन सोशल डेवलपमेंट और कोपेनहेगन प्रोग्राम ऑन एक्शन। ये डॉक्यूमेंट जो है आउटलाइन करेगा 10 की कम्युनिटी। 10 की कम्युनिटी में मतलब एग्जाम्पल क्या है 10 की कमिटमेंट्स का, सॉरी कम्युनिटी नहीं कमिटमेंट्स। तो 10 की कमिटमेंट सबसे पहले इरेडिकेटिंग पॉवर्टी को, गरीबी को हटाना है, अचीव करना है फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट करना है सोशल इंटीग्रेशन और इक्वालिटी बिटवीन द मैन एंड वीमेन एक्सेट्रा। 2025 रिपोर्ट जो है प्रोवाइड करेगा एक्सटेंसिव ओवरव्यू, किसके लिए, स्टेट के लिए, किस कारण, मतलब क्या कारण है ऑफ सोशल जस्टिस ग्लोबली, मतलब स्टेट को सोशल जस्टिस ग्लोबली अचीव करवाना है, एग्जामिनिंग द प्रोग्रेस एंड परसिस्टेंट चैलेंज अक्रॉस द सेवरल की पिलर्स। अब देखो सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि हर ह्यूमन को, ऑल ह्यूमन बींग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब विदाउट एनी भेदभाव, दैट इज रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, उसके पास राइट टू परसू बोथ देयर मटेरियल वेलबिंग्स एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब दोनों उनको होना चाहिए, कोई भी चीज़ के लिए उनको कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, मटेरियल वेलबिंग और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और बाकी उसको जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है ना, उसमें भी कमी नहीं होना चाहिए, या फिर उनको किसी चीज़ में रोक टोक नहीं होना चाहिए, इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ हेल्प करता है ट्रस्ट बिल्ड करने में, इन्हांस करता है लेजिटिमेसी को और अनलॉक करता है प्रोडक्टिव पोटेंशियल को, जो बेसिकली फॉर सस्टेन्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, पीस एंड स्टेबिलिटी है। अब 4 फाउंडेशन पिलर्स क्या है सोशल जस्टिस का, 4 फाउंडेशन पिलर्स अब देखते हो तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड कैपेबिलिटी सबसे पहले इंश्योर करता है बेसिक फ्रीडम और एनलाइटमेंट एज आर रिलीज्ड। उसके बाद इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी में रिमूव करता है इम्प्लीमेंट्स इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड वर्क टू इनेबल डिसेंट लिविंग। साथ ही साथ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन में गारंटी करता है जस्ट ऑफ शेयर इकोनॉमिक ग्रोथ बेनिफिट्स और पर्टिकुलरली फॉर द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। फिर फेयर ट्रांजिशंस पे देखा जाए तो मैनेज करता है मेजर स्ट्रक्चरल सोसाइटल शिफ्ट, इन्वायरमेंटल, डिजिटल और डेमोग्राफिक जस्टिस को। अब देखो की अचीवमेंट देखते हैं सोशल जस्टिस में, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आप देखोगे ना तो डिक्लाइन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी हुआ है। तो देखो फ्रॉम 39% इन 1995 टू 10% 2025, वाइल वर्किंग पॉवर्टी जो है वो ड्रॉप किया गया है 28% टू 7%। अब इंक्रीज सोशल प्रोटेक्शन कवरेज हुआ है, तो सोशल प्रोटेक्शन मतलब कवरेज, मतलब लोगों के हित के लिए, सिक्योरिटी के लिए सोशली कैसे आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। तो पहली बार इन हिस्ट्री देखा गया है कि मोर देन हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है कवर्ड एटलीस्ट वन सोशल प्रोटेक्शन स्कीम। फिर रिड्यूस किया गया है जेंडर गैप को इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, दैट इज फ्रॉम 26% टू 24% पॉइंट फ्रॉम 25 टू 2025, सॉरी फ्रॉम 2005 टू 2025। फिर डिक्लाइन इन इक्वालिटी, भेदभाव में भी कमी हुआ है, तो इन इक्वालिटी जो है बिटवीन कंट्रीज हैज बीन फेसिंग सिंस द अर्ली 2000 ड्यू टू राइजिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी इन मिडिल इनकम कंट्रीज। उसके बाद चाइल्ड लेबर में भी डिक्लाइन आया है फ्रॉम 20% इन 1995 टू 7.8% 2024। अब देखो अगर की टर्म्स अगर हम जानते हैं तो एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक द पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी आर हु लिव्स इन लेस देन $3 पर डे। डॉलर फी कितना होगा, लगभग $1 मतलब 80 रुपया हुआ ना, तो लगभग 300 रुपया पर डे अगर वो नहीं कमा रहा है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। फिर वर्किंग पॉवर्टी देखा जाए तो द वर्किंग पुअर आर एम्प्लॉयड बट लिव्स इन हाउस होल्ड हुज इनकम फॉल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब देखो वर्किंग पुअर जो है मतलब इंसान काम तो कर रहा है लेकिन फिर भी जो उसके पास पैसा जो है ना वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, लगभग इससे नीचे है। उसके बाद लिविंग वेज जो है, वेज जो है मतलब वेज लेवल दैट इज नेसेसरी, जो अफोर्ड कर सकता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको लिविंग वेज हम बोलते हैं, है ना। अब देखो
की अचीवमेंट क्या है, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो हम लोग देखा ना $3 से कम पैसा कमाता है वो बहुत कम आ गया है, 16.2% इन 2011-12 टू जस्ट 2.3% 2022-23। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो कितना हो गया है, तो सिग्निफिकेंटली इन 2024 इंक्रीज हुआ है विद अ रेट ऑफ 41.7% इन 2024 फ्रॉम 23% इन 2017 सॉरी इन 17-18। फिर इंक्रीज सोशल प्रोटेक्शन कवरेज, सोशल प्रोटेक्शन कवरेज में इंक्रीज हुआ है, मतलब इंडिया का सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 19% इन 2015 टू 64.3% 2025। फिर डिक्लाइन इन इनइक्वालिटी हुआ है, जैसे देखो इंडिया का रैंक जो है ना 4th है ग्लोबल आफ्टर स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, बेलारूस इन इनकम इक्वालिटी। इन गिनी कोस्ट का कितना है 25.4, मतलब इनकम इनइक्वालिटी में मतलब कमी आई है, मतलब इन व्हाट वी से इक्वालिटी नहीं है, सॉरी छोड़ो आप एक बार ध्यान दो इसमें। फिर एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज में जैसे कि देखो जल जीवन मिशन JJM जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया गया है, कैसे मतलब इंक्रीज़ किया है रूरल हाउस होल्ड एक्सेस टू टैप वाटर मतलब नल, हर घर नल का जल है ना, उसके बाद भी तो ओवर 15.72 करोड़ हाउस होल्ड नाउ कनेक्टेड। अब देखो की कंसर्न क्या है जो अचीव करता है सोशल जस्टिस इन रिसेंट टाइम, तो देखो चैलेंजेस रिलेटेड टू फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, जैसे देखो वेज गैप देखो इनक्वालिटी, सोशल इनक्वालिटी आप यहीं से मेजर कर सकते हो। देखो इन 2025 अर्निंग रेशियो जो था ना बिटवीन मैन एंड वुमेन ये 78% था। उसके बाद एट द करेंट रेट आप देखोगे तो वेज गैप जो है विल टेक 50 to 100 ईयर्स टू क्लोज। वेज गैप मतलब इंसान में कमी, मतलब मेल को हम इतना पैसा दे रहे हैं, फीमेल को इतना पैसा दे रहे हैं, ये दोनों क्या है अलग अलग आप भेदभाव कर रहे हो, तो ये लगभग अभी कितना टाइम लगेगा 50 से 100 ईयर्स लगेगा इसको क्लोज करने में। चाइल्ड लेबर देखोगे तो 138 मिलियन चिल्ड्रन जो है जिसका एज 15 to 17 है वो अभी चाइल्ड लेबर है, कितना 138 मिलियन, बहुत ज़्यादा है ये, विद ऑलमोस्ट 50% एंगेज इन हैजार्ड लेबर। हैजार्ड लेबर मतलब बहुत वन विषय जानलेवा। ओके, फोर्स लेबर देखोगे तो पीपल इन फोर्स लेबर फ्रॉम 2016-21 हैव राइजन फ्रॉम 24.9 मिलियन टू 27.6 मिलियन। फिर चैलेंजेस जो रिलेट करते हैं टू इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी में इनक्वालिटी में देखोगे तो टॉप 1% ऑफ पीपल जो है उसके पास अभी 20% ऑफ इनकम है, 38% ऑफ वेल्थ है। फिर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देखोगे तो अकाउंट करता है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 58% टोटल एम्प्लॉयमेंट। वहीं पे एक्सेसिबिलिटी ऑफ टू द बेसिक सर्विस अब देखोगे तो एग्जांपल 1 in 4 लाख एक्सेस टू क्लीन वाटर। चैलेंज क्या है रिलेटेड टू फेयर ट्रांजिशन, तो इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन देखोगे तो ये मेजर करता है नीड किसका, लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड में लीड टू जॉब लॉसेस ऑफ अराउंड 6 मिलियन प्राइमरली इन फॉसिल फ्यूल सेक्टर। फिर डिजिटल ट्रांजिशन में देखा जाए तो लेटेस्ट ILO रिसर्च जो इंडिकेट करता है अराउंड 1 in 4 जॉब ये लाइकली है ट्रांसफॉर्म किया गया है जनरेटिव AI। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखोगे तो लेबर मार्केट इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी और एक्सेस टू डिक्लाइन जॉब इन मोस्ट लो एंड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, ये क्या करता है पैरामाउंट रहता है एज वेल एज एड्रेस करता है नीड ऑफ एजिंग द वर्कफोर्स इन हायर एंड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। की इनिशिएटिव क्या है सोशल जस्टिस का, तो ग्लोबल में देखा जाए तो ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस में ये लॉन्च किया गया भाई ILO इन 2023। ये इनिशिएटिव है जो यूनाइट करता है गवर्नमेंट को उसके वर्क को और एम्पावर करता है ऑर्गेनाइजेशन और अदर पार्टनर को फॉर सोशल जस्टिस। अब डिसेंट वर्क एजेंडा आप देखते हो तो ILO का डिसेंट वर्क एजेंडा जो है प्रमोट करता है अपॉर्चुनिटीज किसके लिए, फॉर ऑल पीपल, जो ऑब्टेन करेगा प्रोडक्टिविटी, वर्क फॉर फेयर इनकम, सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन को। ILO जो है वो डिक्लेरेशन मतलब ILO डिक्लेरेशन इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेरेशन जो ऑन सोशल जस्टिस जो है फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए अडॉप्ट करता है इन 2008। दिस डिक्लेरेशन जो है प्लेस करता है डिसेंट वर्क एजेंडा एट सेंट्रल ILO पॉलिसीज। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 जो है ये सेटअप है सेट्स आउट द फंडामेंटल ह्यूमन राइट जो एवरी पर्सन इन एंटाइटल्ड टू। अदर इनिशिएटिव देखते हैं तो इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक्स, इस सोशल और कल्चरल राइट्स है 1966 का, और ग्लोबल अलायंस है अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी का, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG एक्सेट्रा। इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है, एग्जाम्पल प्रीएम्बल एंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, और फंडामेंटल राइट्स एग्जाम्पल आर्टिकल 23 और DPSP आर्टिकल 38 एक्सेट्रा। लेजिस्लेटिव मेजर देखते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, राइट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी एक्ट 2016 और सुप्रीम SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 एक्सेट्रा। अब इंस्टीट्यूशनल मेजर्स आप देखते हो तो एग्जाम्पल में तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW एक्सेट्रा। फिर वेलफेयर मेजर देखते हैं तो PM आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ एक्सेट्रा। उसके बाद वे फॉरवर्ड देखते हैं तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ
rights to collect the bargaining, update the minimum wage policies or operationalize a living wage through a wage setting process in line with ILO principles. फिर इंक्रीज करना है एफिकेसी को ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज और इन्हांस करना है सस्टेनेबिलिटी को, कवरेज एंड एडिक्वेसी ऑफ सोशल प्रोटेक्शन स्कीम। फिर इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। अब हम देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 रैंक इंडिया अंडर सीरियस कैटेगरी। तो इंडिया का रैंक एज एन सीरियस कैटेगरी में आ गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं तो इंडेक्स जो है रिलीज़ किया गया है बेसिकली आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन एड एजेंसी और वेल्थ हंगर लाइफ विथ FAO, यूनिसेफ, WHO एंड IFPRI के द्वारा। इंडेक्स जो रिलीज किया गया भाई आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और किसके बीच में, जर्मन एड एजेंसी, वेल्थ हंगर लाइफ और किसके साथ साथ विथ FAO, यूनिसेफ, WHO, IFPRI। पर्पस क्या है इस इंडेक्स का, तो ट्रैक करता है हंगर ग्लोबली यूजिंग द न्यूट्रिशन एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर। देखो जितने भी कंट्री जो इंक्लूडेड है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्कोर करते हैं कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फार्मूला। ऐसे देखो ये इमेज ये फार्मूला से होता है, हम लोग देखेंगे दैट कंबाइंस द 4 इंडिकेटर दैट इज अंडर नरिशमेंट मतलब इनसफिशिएंट कैलोरीफिक इनटेक, चाइल्ड स्टंटिंग दैट इज चिल्ड्रन विथ लो हाइट अंडर एज 5, फिर चाइल्ड वेस्टिंग दैट इज चिल्ड्रन विथ लो वेट फॉर हाइट अंडर एज 5 और चाइल्ड मोर्टेलिटी दैट इज चिल्ड्रन हु डाई देयर 5th बर्थडे मतलब बिफोर देयर 5th बर्थडे, राइट। अब देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं तो इसमें कंपोजिशन ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर्स एंड सिवियरिटी डेजिग्नेशन। सबसे पहले 1/3 अंडर नरिशमेंट के लिए, 1/6 चाइल्ड स्टंटिंग के लिए, 1/6 चाइल्ड वेस्टिंग के लिए, 1/3 चाइल्ड मोर्टेलिटी के लिए इक्वल टू क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स सिवियरिटी ऑफ हंगर स्केल देखा जाए तो लेस देन या फिर ग्रेटर देन 9.9 ये लो है, 10 to 19.9 मॉडरेट है, 20 से लेके 34.9 सीरियस है, 35 से लेके 49.9 अलार्मिंग है और ग्रेटर देन 50 एक्सट्रीम अलार्मिंग है। ठीक है, मतलब लो लेस देन 9.9 लो है, उसके बाद ये इस तरह बढ़ते जाता है। अब देखो की फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट का, तो इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स में देखा जाए तो इंडिया का पोजीशन जो है तो 102nd है अमंग 123 कंट्री जो एक्सेस करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर ऑफ 25.8 विच इज़ क्लासिफाइड एज सीरियस कैटेगरी में आ गया है। अब देखो चाइल्ड न्यूट्रिशन क्राइसिस में देखा जाए तो 1 in 3 इंडियन चिल्ड्रन जो है वो स्टंटेड है और अंडर नरिशमेंट है। अंडर नरिशमेंट अफेक्ट 172 मिलियन पीपल और 13.5 मिलियन जो है मोर देन इन 2016। अब ग्लोबल फाइंडिंग आप देखते हैं तो अचीव करना है जीरो हंगर, मतलब करंट रेट में देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जीरो हंगर बाय 2030 ये बेसिकली इज आउट ऑफ रीच। एटलीस्ट 56 कंट्री जो है आर नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव एवरी लो हंगर बाय 2030। ग्लोबल स्टेटस देखते हो तो 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर कितना है 18.3, ये मॉडरेट कैटेगरी में है जो शो करता है ओनली मार्जिनल इंप्रूवमेंट फ्रॉम 19.0 इन 2016। रीजनल डिस्पेरिटी अगर हम लोग देखते हैं तो सीरियस हंगर है इन अफ्रीका, साउथ एशिया, अलार्म करता है हंगर को इन 7 कंट्रीज जैसे कि सोमालिया वर्स्ट है, सोमालिया में वर्स्ट है, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और साउथ सुडान एक्सेट्रा। फिर ड्राइवर्स ऑफ राइजिंग हंगर देखा जाए तो मतलब क्या क्या है जो ड्राइव करता है हंगर राइजिंग को, तो ग्लोबली देखा जाए तो आर्म कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट शॉक्स, इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, डिक्लाइन पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कमिटमेंट। इंडिया में देखा जाए तो इंटर जनरेशनल साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी और पॉवर्टी, ये सब कुछ रीज़न है इंडिया में। साथ ही साथ परसिस्टेंट पुअर maternal nutrition, uneven access to child health service, high chronic malnutrition, poverty and inequality etc. consequences क्या है हंगर का, तो हायर चाइल्ड मोर्टेलिटी है, मतलब अंडर न्यूट्रिशन जो है इसे रिस्पॉन्सिबल है जिसमें 45% ऑफ डेथ जो है अमंग चिल्ड्रन अंडर एज ग्रोथ ऑफ 5, मतलब 5 साल से पहले बच्चों का डेथ हो जाता है। 45% डेथ इसमें अभी देखा गया है। फिर लो प्रोडक्टिविटी में हंगर जो है वो रिड्यूस करता है फिजिकल कैपेसिटी और कॉग्निटिव एफिशिएंसी और लोअरिंग द वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी एंड नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर राइजिंग हेल्थ केयर बर्डन में देखा जाए तो माल न्यूट्रिशन इंक्रीज करता है इलनेस, पुटिंग द प्रेशर ऑन पब्लिक एंड हेल्थ सिस्टम और रेज करता है प्रिवेंटेबल हेल्थ केयर कॉस्ट। अदर कंसिक्वेंसेज देखते हैं तो पुअर लर्निंग आउटकम है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टू एडिक्वेट फूड है और फेमाइन है और कैटास्ट्रोफर एंड डिपेंडिंग इन इक्वालिटीज़ है।
की इश्यूज़ क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, तो मेथडोलॉजी में आप देखते हो तो 3 आउट ऑफ 4 जो इंडिकेटर हैं यूज़ किए गए हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स आर रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ चाइल्ड एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। और उसके बाद फॉल्टी इंडिकेटर में देखोगे तो स्टडी करता है चैलेंजेस जो कि यूज़ करता है स्टंटिंग एज एन इंडिकेटर ऑफ अनन्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन, जो शो करता है इट्स ऑकर इन वेल नरिश्ड पॉपुलेशन एज वेल। फिर आउटडेटेड डेटा देखा जाए तो लाइक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा विच लैक्स एनुअल अपडेट फॉर की इंडिकेटर्स, है ना। अब देखो आगे देखते हैं हम इनिशिएटिव क्या लिया गया है जो हंगर को टैकल करेगा। तो देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY लॉन्च किया गया है जो प्रोवाइड करता है फूड ग्रेन फ्री कॉस्ट टू 80 करोड़ पुअर्स। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये बेसिकली रजिस्टर्ड किया गया, मतलब रजिस्टर्ड वुमेन जो हैं उनको 5,000 मिलेगा ऑन बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड फॉर वेज सपोर्ट, साथ ही साथ न्यूट्रिशियस फूड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी पीरियड। पोषण अभियान जो है ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है जो एम करता है कि अचीव करना है इंप्रूवमेंट इन की न्यूट्रिशन पैरामीटर फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। ईट राइट मूवमेंट है जो एम करता है ट्रांसफॉर्म करना है द कंट्री से फूड सिस्टम जो इंश्योर करेगा सेफ हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड। फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है ICDS, ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है जो वन ऑफ द 6 सर्विस प्रोवाइडर है अंडर ICDS। साथ ही साथ इट इज इंटेंडेड प्राइमली टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस और एवरेज डेली इनटेक। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA जो है 2013, ये बेसिकली एक्ट है पार्लियामेंट का जो बेसिकली इंटेंडेड प्रोवाइड करेगा सब्सिडीज फूड ग्रेन टू अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ इंडिया 1.2 बिलियन पीपल और रिकॉग्नाइज करेगा द राइट टू फूड एंड स्टैट्यूटरी राइट। अब देखो वे फॉरवर्ड देखते हैं तो इंश्योर करना है पॉलिटिकल कमिटमेंट और गुड गवर्नेंस को, मतलब ट्रीट करना है फूड सिक्योरिटी एज अ राइट को, नॉन चैरिटी को, और स्ट्रेंथन करना है अकाउंटेबिलिटी कोऑर्डिनेशन और ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग को, इंक्रीज करना है डाइवर्सिफाई फाइनेंसिंग को, रिवर्स रिसेंट फंडिंग कट्स, इंश्योर करना है टाइमली एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग और अलाइन करना है एड विथ नेशनल प्रायोरिटी थ्रू रिजल्ट बेस्ड मैकेनिज्म, बिल्ड द रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव फूड सिस्टम। सबसे पहले प्रमोट करना है क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, रिस्टोर करना है इकोसिस्टम को, सिक्योर करना है लैंड एंड वाटर राइट्स को, एम्पावर करना है स्मॉल होल्डर वुमेन को और इंटीग्रेट करना है न्यूट्रिशन विद एग्रीकल्चर। फिर अडॉप्ट करना है मल्टी सेक्टरल लोकली लेड स्ट्रेटजीज को जो लिंक करेगा हंगर रिडक्शन विथ हेल्थ एजुकेशन वॉश एंड सोशल प्रोटेक्शन और एम्पावर करेगा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ को जो डिज़ाइन करेंगे सॉल्यूशन को। अदर वे क्या है फॉर जीरो हंगर, तो स्ट्रेंथन करना है सोशल सेफ्टी नेट्स को, साथ ही साथ कनेक्ट करना है फार्मर को मार्केट के साथ, रिड्यूस करना है फूड लॉस और प्रिवेंट करना है मैटरनल चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन को। कंक्लूजन देखते हैं तो हंगर जो है नॉट मेयरली अ लैक ऑफ फूड बट अ रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट शॉक और पॉलिसी गैप है जो एड्रेस करता है जो एड्रेसिंग इट्स रिक्वायर्स रेजिलियंट फूड सिस्टम और टारगेट द न्यूट्रिशन सपोर्ट, साथ ही साथ एम्पावर करता है कम्युनिटी को और ग्लोबल कोऑपरेशन ऑफ टू एंश्योर द राइट टू फूड फॉर ऑल। अब न्यूज इन शॉर्ट्स में देखते हैं तो विटाल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS रिपोर्ट 2023 रिलीज किया गया है। रिपोर्ट जो है बेसिकली कंपाइल करता है रजिस्ट्रार्स जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। की हाईलाइट्स अब देखते हैं तो सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या है SRB, ये बेसिकली एक्सक्लूड करता है सिक्किम को वॉस 928 फीमेल पर 1000 मेल, मतलब सेक्स रेशियो एट बर्थ अगर सिक्किम को अगर आप एक्सक्लूड कर देते हो तो 928 है। हाईएस्ट कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में 1085 और लोवेस्ट कहाँ है झारखंड में 899 सेक्स रेशियो एट बर्थ, ठीक है, ये कंसर्न है। उसके बाद शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेथ एंड बर्थ में तो इंस्टीट्यूशनल डेथ एट बर्थ में देखा जाए तो एक्सक्लूडिंग सिक्किम 74.7% है, 24% है एंड 24% है, मतलब शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेथ एंड बर्थ, इंस्टीट्यूशन में डेथ 74% है और इंस्टीट्यूशन में बर्थ कितना है 24% है। बर्थ देखा जाए तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ डिक्रीज किया गया है बाय 0.9 फ्रॉम 2022। फिर लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ देखा जाए तो 98.4% है। बर्थ रजिस्टर्ड इन अर्बन एरिया वेयर हायर देन रूरल एरिया। डेथ देखा जाए तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डेथ इंक्रीज किया गया 0.1% फ्रॉम 2022। लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ देखा जाए तो 92.2% है। डेथ जो रजिस्टर किया गया है रूरल एरिया में वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया में। इन्फेंट डेथ जो है इंक्रीज किया गया फ्रॉम 22। उसके बाद 21 and 19 state UTs have achieved 100% level of registration of birth and death respectively. Birth and death registration for males was higher than female in both rural and urban area. अब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS जो है उसका अगर आप ओवरव्यू देखते हो तो ये यूनिफाइड सिस्टम है जो रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब रिकॉर्ड करेगा विटाइल इवेंट सच एज बर्थ, डेथ एंड स्टिल बर्थ, एक्सक्लूड करेगा मैरिज एंड डाइवोर्स को। लीगल बेसिस अब देखते हैं तो गवर्न किया गया है बाई रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ
जो एक्ट करेगा, मतलब बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 विच मैंडेट द रिपोर्टिंग टू रजिस्ट्रार। और रिसेंट अपडेट देखते हैं तो द 2023 अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट लेवल डेटाबेस। अब देखो चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट देखा जाए तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने रिलीज किया है 4th इशू ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट जो है प्रोवाइड करेगा डिटेल्स ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, जो गाइड करेगा एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज को, जो इंप्रूव करेगा चिल्ड्रन राइट्स एंड वेलबिंग्स को। की हाईलाइट किया है रिपोर्ट का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज किया गया फ्रॉम 44 इन 2011 टू 25 टू 2023। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट इन चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज per 1000 live birth in a given year। फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो U5MR जो है वो डिक्लाइन किया गया फ्रॉम 13 2022 टू 29 2023। अब अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो प्रोबेबिलिटी of child dying before reaching the age of 5 expressed as a number of death per 1000 live birth in a given year। बर्थ रेट देखते हैं तो डिक्लाइन किया गया है 18.4% पर 1000 पॉपुलेशन इन 2023 और रूरल 20.3, अर्बन 14.9 है। ड्रॉप आउट रेट आप देखते हैं तो 2022-23 टू 2024-25 तो परपेट्री स्टेज जो है ड्रॉप किया गया फ्रॉम 8.7% टू 2.3%। मिडिल लेवल में देखा जाए तो डिक्लाइन किया गया फ्रॉम 8.1% टू 3.5% और सेकेंडरी लेवल देखा जाए तो रिड्यूस किया गया फ्रॉम 13.8% टू 8.2%। वहीं पे चाइल्ड मैरिज आप देखते हो तो वुमेन का जिसका एज 20 से लेकर 24 है ना, बिफोर 18 वुमेन एज 20 to 24 मैरिड बिफोर 18 reduced from 26.8% 2015-16 to 23% in 2019-21। समझ में आ रहा है ना। देखो जिसका वुमेन का एज 20 to 24 मैरिड बिफोर 18 है ना, वो जो है वो रिड्यूस कर गया है 26% से 23% तक, ठीक है। उसके बाद अडॉप्शन स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो टोटल अडॉप्शन इंक्रीज फ्रॉम 3927 इन 2017-18 टू 4515 इन 2024-25। इन कंट्री अडॉप्शन मतलब 4155 और इन कंट्री अडॉप्शन में इंटर कंट्री अडॉप्शन में 360 टू 653 एनुअली है। जेंडर पेरिटी आप देखते हो तो अचीव पेरिटी अक्रॉस ऑल एजुकेशन स्टेज इन 2024-25। अब देखो WHO ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन प्रिवेलेंस ऑफ टोबैको यूज इन 2024। देखो डिक्लाइन इन ग्लोबल टोबैको यूज हुआ है। देखो ग्लोबल प्रेफरेंस ऑफ करंट टोबैको यूज अमॉन्ग द अडल्ट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 26.2% 2010 से इनटू 19.5% 2024। डिस्पाइट दिस रिडक्शन 1 in 5 अडल्ट जो है वर्ल्ड वाइड में रिमेन्ड हुक्ड इन टोबैको। फिर राइजिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ ई सिगरेट, मोर देन 100 पीपल जो है मिलियन पीपल जो है वर्ल्ड वाइड यूजेस ई सिगरेट। फिर इंडिया का प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस एंड स्टेटस में टोबैको यूज इन इंडिया में 2024 में इन 2024 इंडिया का मतलब इंडिया अकाउंट करता है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 243.48 मिलियन टोबैको यूजर एज 15 से लेके ओल्डर तक। फिर इंडिया ऑन ट्रैक टू मीट WHO NCD टारगेट में इंडिया एक्सपेक्टेड रिलेटिव रिडक्शन इन टोबैको यूज करेंगे प्रिवेलेंस बिटवीन 2010 टू 2025 इज सस्टेनेबिलिटी हाई प्रोजेक्टेड एट 43%। WHO NCD टारगेट देखा जाए तो अचीव करना है ए 30% रिडक्शन इन टोबैको यूज बाई 2025। इंडिया का स्टेप क्या है जो कर्व करेगा टोबैको यूज को, तो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट COTPA 2023 ये क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है स्मोकिंग को इन पब्लिक प्लेसेस, साथ ही साथ बैन करता है सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट टू माइनर्स। कौन करता है, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट COTPA 2003। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग अमेंडमेंट रूल 2022 ये प्रोवाइड करता है इमेज फॉर डिस्प्ले ऑन पैकेज विद हेल्थ वार्निंग, है ना, सिगरेट के पैकेट में जो रहता है ना वही वाला। फिर नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो क्रिएट करता है अवेयरनेस और रिड्यूस करता है प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। फिर प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019। उसके बाद देखो टोबैको निकोटियाना टबैकम, ये ओरिजिन इसका कहाँ हुआ था टोबैको का, तो नेटिव टू साउथ अमेरिका है। क्लाइमेट कंडीशन देखते हैं तो बेसिकली फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ 90 to 120 डेज इसको चाहिए। आइडियल टेम्परेचर जो रेंज है वो 20 से लेकर 30 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक चाहिए, मतलब फ्रॉस्ट फ्री मतलब इतना सूखा नहीं होना चाहिए इतना, है ना, 90 से 120 दिन तक। उसके बाद आइडियल टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री है। उसके बाद एटलीस्ट 500 mm ऑफ रेनफॉल होना चाहिए, मतलब 50 सेंटीमीटर। उसके बाद ए वेल ड्रेन्ड सैंडी लोमी और एलुवियल सॉइल होना चाहिए। इंडिया का स्टेटस अब देखते हो तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर ब्राजील है। मेजर प्रोडक्शन स्टेट्स देखते हो तो गुजरात में 30% शेयर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उसके बाद देखा जाए तो स्वच्छ शहर जोड़ी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है स्वच्छ शहर जोड़ी SSJ इनिशिएटिव। ये बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन SBMU।
उसके बाद स्वच्छ SSJ इनिशिएटिव जो है ये बेसिकली स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप एंड कोलैबोरेटिव एक्शन प्रोग्राम है जो इन्वॉल्व करता है 72 मेंटर सिटीज़ को और अराउंड 200 मीटर्स मेंटी सिटीज़ को। जो मेंटी सिटीज़ जो है विल गेट डायरेक्ट एक्सपोजर किसको, टू वेल परफॉर्मिंग सिटीज़ जो रेप्लिकेट करेंगे देयर बीइंग प्रैक्टिसेस को। एम क्या है, फॉस्टर करना है नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयरिंग को, पीयर लर्निंग और ट्रांसफॉर्मिंग बीइंग प्रैक्टिस्ड इन सैनिटेशन एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट अक्रॉस द अर्बन इंडिया। अब देखो हम नेक्स्ट देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आएगा नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन। तो देखो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो देखो सबसे पहले इसमें आएगा मैरी ई ब्रुनो और फ्रेड रैमडेल एंड शिमोन साकागुची have been awarded Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025 for their discovery concerning peripheral immune tolerance। ठीक है, पेरिफेरियल इम्यून टॉलरेंस में डिस्कवरी के कारण इन लोग को क्या मिला है, अवार्ड मिला है। देखो आवर इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम हार्मफुल पैथोजन जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी। हाउएवर इट मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट नॉट टू अटैक इट्स ओन सेल, अपने सेल को, मतलब सिर्फ वायरस और बैक्टीरिया सब लड़ो मत, लेकिन अपने सेल को अफेक्ट मत करो। ये दिस बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी बॉडी फंक्शन। तो ये हेल्दी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरस मारते मारते अपने बॉडी का भी सेल को मारती हैं। तो इम्यून सिस्टम जो है यूजेस 2 टाइप्स ऑफ टॉलरेंस टू अचीव दिस, जैसे कि सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरियल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस वैसा प्रोसेस है जो कि थाइमस में होता है। एक स्मॉल ग्लैंड है इन द लिम्फेटिक सिस्टम जो प्रोड्यूस करता है और ट्रेन करता है टी सेल को। टी सेल क्या है, एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है, आपको ये याद रखना है। टी सेल वाइट ब्लड एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है जो बेसिकली क्या करता है, इसको मतलब प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उस पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग होता है थाइमस जो है रिमूव करता है सेल्फ रिएक्टिव टी सेल, और ये दीस आर हार्मफुल सेल। सेल्फ रिएक्टिव ड्यूरिंग ट्रेनिंग थाइमस जो है रिमूव करता है सेल्फ रिएक्टिव टी सेल, और सेल्फ रिएक्टिव टी सेल जो है ये हार्मफुल सेल है जो अटैक करता है बॉडी के ओन प्रोटीन को। ठीक है, इन्फोग्राफिक में हम लोग देखेंगे। हाउएवर ये जो प्रोसेस जो है ना ये परफेक्ट नहीं है। सम ऑफ द सेल्फ टी सेल जो है वो एस्केप फ्रॉम द थाइमस और एंटर करता है बॉडी के सर्कुलेशन में, और इस इज नोन एज पेरीफेरी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। देखो ये बेसिकली ये प्रोसेस कहाँ होता है, थाइमस में होता है। थाइमस में एक ग्लैंड इन लिम्फेटिक सिस्टम है, मतलब थाइमस जो है एक ग्लैंड इन लिम्फेटिक सिस्टम है जो प्रोड्यूस करता है और ट्रेन करता है टी सेल को। और टी सेल क्या है, टी सेल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है। और वाइट ब्लड सेल जो है ये बेसिकली ट्रेनिंग के टाइम पे ना ये क्या होता है, ये हार्मफुल सेल को मारता है, अटैक करता है। ठीक है, अटैक द बॉडी ओन्स दीज आर हार्मफुल सेल दैट कुड अटैक द बॉडी ओन टिश्यू। ये क्या टी सेल क्या है, हार्मफुल सेल है जो बॉडी के ओन सेल को भी अटैक कर सकता है। जब अटैक होता है एस्केप हो जाता है फ्रॉम थाइमस और एंटर द बॉडी सर्कुलेशन एंड पेरीफेरी। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ देख लेते हैं। हार्मफुल टी सेल्स आर एलिमिनेटेड। देखो टी सेल जो है मैच्योर करता है थाइमस में, हम लोग ने पढ़ लिया। द वन दैट रिकॉग्नाइजेज द बॉडी ओन प्रोटीन आर शॉर्टेड एंड रिमूव्ड। द प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, सेंट्रल टॉलरेंस। जितने भी टी सेल है ना उसके पास यूनिक शेप टी सेल रिसेप्टर है ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस में। और स्पेशल सेल जो है इन थाइमस में वो होल्ड करता है फ्रैगमेंट ऑफ बॉडीज ओन प्रोटीन इन टी सेल। वहीं पे टी सेल जो है वो अटैच करता है, मतलब अटैच टू द पार्ट ऑफ बॉडीज प्रोटीन आर एलिमिनेटेड। अब देखो यहाँ 4 में देखते हैं टी सेल जो है वो टेक द टी सेल्स दैट पासेस द टेस्ट। ये जो पास कर जाता है ना सेल को, वो गो आउट इनटू द बॉडी टू लुक इनटू द इंट्रूडर्स, है ना। ये चला जाता है जो इंट्रूडर्स उससे मतलब अटैक करने के लिए। अब देखो ये क्या यहाँ पे क्या बता रहा है, ये एंडोजीनियस प्रोटीन फ्रैगमेंट है। ओके, अब देखो हाउ रेगुलेटरी टी सेल्स प्रोटेक्टर्स। देखो ये चला गया इंट्रूडर में। देखो टी सेल्स जो है ना वो टी सेल हैज स्लिप्ड थ्रू द टेस्ट इन इन थैलमस, रिएक्ट करता है फ्रैगमेंट फ्रॉम वन ऑफ द बॉडी प्रोटीन। उसके बाद रेगुलेटरी टी सेल जो है डिस्कवर करता है कि दैट अटैक जो है वो मिस्टेक है एंड काल्म इट डाउन, दिस प्रिवेंट द ऑटो इम्यून डिजीजेस, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, पेरिफेरियल टॉलरेंस पे देखते हैं। वंस इन द पेरीफेरी एडिशनल कंट्रोल इज नीडेड टू प्रिवेंट द एस्केप्ड सेल्फ रिएक्टिव टी सेल फ्रॉम अटैकिंग द बॉडी। मतलब क्या चाहिए हमें, एक एडिशनल कंट्रोल चाहिए जो टी सेल जो है ना वो हमारे बॉडी को अटैक ना करे उसके लिए। इसीलिए रेगुलेटरी टी सेल जो है मतलब ट्रैक सेल प्ले अ की रोल। उसके बाद देखो इसी में
शिमोन चाकागुई ने डिस्कवर किया स्पेशल क्लास ऑफ टी सेल। ये स्पेशल क्लास ऑफ टी सेल जो है वो रेगुलेटरी टी सेल होगा जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स को अटैक करने से रोकेगा। ये बेसिकली पेट्रोलिंग रेगुलेटरी टी सेल है जो आइडेंटिफाई करेगा सेल्फ रिएक्टिव टी सेल को और स्टॉप करेगा फ्रॉम अटैकिंग आवर ओन टिश्यू। ठीक है, इन दिस वे इसी तरह ट्रैक सेल जो है एक्ट एज अ सिक्योरिटी गार्ड। ट्रैक सेल जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक्ट करेगा जो प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को फ्रॉम इट्स ओन ओवर रिएक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। और रोल ऑफ फॉक्स XP3 जीन जो है ये बेसिकली मैरी ब्रूनन को एंड फ्रेड रैमडेल ने डिस्कवर किया है कि फॉक्स P3 जीन जो कि कंट्रोल करेगा डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी टी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। साथ ही साथ इफ देयर इज अ म्यूटेशन इन फॉक्स P3 जीन, अगर वहाँ पे क्या है म्यूटेशन है तो रेगुलेटरी टी सेल जो है डू नॉट फॉर्म प्रॉपरली। दिस कैन कॉज अ रेयर ऑटो इम्यून डिजीज कॉल्ड IPEX वेयर द इम्यून सिस्टम जो है अटैक करेगा बॉडी के अपने टिश्यू को। सिग्निफिकेंस क्या है डिस्कवरी का, देखो ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज में इन ऑटोनोमस डिजीज द बॉडी जो है इम्यून करेगा, मतलब इम्यून सिस्टम जो है स्टार्ट करता है अटैक करना इटसेल्फ को। इन ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सच डिजीज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ रेगुलेटरी टी सेल और सिग्निफिकेंटली सरपास करता है सेल्फ अटैकिंग बिहेवियर ऑफ इम्यून सिस्टम को जो प्रोवाइड करता है कैंसर ट्रीटमेंट को। तो कैंसर ट्रीटमेंट रेगुलेटरी टी सेल जो है वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लार्ज नंबर में पाया जाता है अराउंड द ट्यूमर, जहाँ पे सप्रेस करता है एक्टिविटी ऑफ इम्यून सेल्स को जैसे कि किलर टी सेल्स को दैट वुड अदरवाइज अटैक द कैंसर। इसका मतलब ये होता है कि टू मैनी रेगुलेटरी टी सेल जो है वो प्रोटेक्ट करता है ट्यूमर को जो अलाउ करता है उसके ग्रोथ को। और इन मेनी कैंसर, बहुत सारे कैंसर थेरेपी में उसी को घटाया जाता है, रेड्यूस और ब्लॉक द रेगुलेटरी टी सेल इनसाइड द ट्यूमर। दिस हेल्प फ्री द इम्यून सिस्टम जो अटैक करता है किल करता है कैंसर सेल को फ्रॉम फॉर मोर इफेक्टिवली। अदर सिमिलर एप्लीकेशन देखा जाए तो प्रिवेंट करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, रिजेक्शन, टाइप 1 डायबिटीज, अस्थमा, स्किन रिलेटेड डिजीज। टी सेल क्या होता है? टी सेल एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को फ्रॉम इन्फेक्शन। टाइप ऑफ टी सेल देखते हैं तो देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ टी सेल। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ये बेसिकली सेल है जो इन्फेक्टेड है विद वायरस और बैक्टीरिया, साथ ही साथ दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल्स। फिर हेल्पर टी सेल जो है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है जो हेल्पर टी सेल डजंट किल सेल्स डायरेक्टली, इंस्टेड दे सेंड सिग्नल, वो सिग्नल सेंड करते हैं टी सेल अदर सेल इन योर इम्यून सिस्टम हाउ टू कोऑर्डिनेट एंड अटैक अगेंस्ट द इन्वेटर। ये बेसिकली क्या करता है हेल्पर टी सेल, ये बेसिकली व्हाट वी से ये सिग्नल सेंड करता है कि आप कैसे अटैकर से इन्वेटर से उसके अगेंस्ट में काम कर सको। रेगुलेटरी टी सेल जो है बेसिकली ऑल्दो दे आर नॉट कंसिडर्ड वन ऑफ द मेन टी सेल टाइप, रेगुलेटरी टी सेल जो है प्ले एन एसेंशियल रोल कहाँ पे इन आवर इम्यून सिस्टम। दिस सेल रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ टी सेल where when necessary, साथ ही साथ they can prevent the T cell from attacking our body health cells। साथ ही all the T cell जो है प्रोसेस करते हैं, मतलब possesses T cell receptor TCRs surface protein that acts as a sensor, जो इनेबल करता है कि डिटेक्ट करना है whether the body is under attack or not, है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025। देखो सुसुमु कितागावे, रिचार्ड रॉबसन और ओमार एम यागी आर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। फिर से देख लेते हैं, सुसुमु कितागावे, रिचार्ड रॉबसन और ओमार एम यागी को नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में 2025 में फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। देखो लॉटरेट हैव क्रिएटेड मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOFs जो हैविंग लार्ज स्पेसेस थ्रू which gases and other chemicals can flow। अब देखो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क देखते हैं MOF। तो MOF जो है स्पेशल मटेरियल है जो मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, तो मेटल आयन दैट इज कॉपर और जिंक एक्सेट्रा। दिस एक्ट लाइक द जॉइंट्स और कनेक्टिंग पॉइंट्स। फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखा जाए तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है जैसे कि कोल, ग्लूकोज एक्सेट्रा। ये बेसिकली एक्ट एज एन लिंक, किसके लिए? लिंक और ब्रिजेस that connect the metal part together। When the metal ions and organic molecules join through chemical bonds, they form a network structure। The network structure जो है can be in 1, 2 or 3 dimensions, just like lines, sheets, 3D framework with lot of empty spaces or cavities between them। Cavity जो है basically inside the network, ये क्या बनाता है? Material high porous full of tiny holes inside।
अब देखो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एमओएफ के बारे में अगर देखते हैं तो ये मतलब इसमें आपको जो सीखना है अब एक बार देखोगे, मुझे तो इतना पता नहीं है। अब देखो फॉर एग्जांपल देखते हैं तो इन्फोग्राफिक में कॉपर जो है, कॉपर मेटल शोन एज अ डॉट है ना, ये ओवर हियर combines with an organic molecules just shown in a honeycomb like the structure. ठीक है, wait for a while. It's over here. Okay, just have a look. Sorry, I can't make you understand that thing. Okay, with the organic molecules shown as a honeycomb-like structure to produce 3D chain like framework with cavities. Another example देखते हैं तो the metal जो है like a bricks. ये this one metal जो है like a वेट फॉर वाइल, वो भी वही बता रहा है क्या? द मेटल लाइक ब्रिक्स इन अ वॉल एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर लाइक पिलर्स विच कनेक्ट वन ब्रिक टू अनदर. जब ब्रिक एंड पिलर आर अरेंज्ड पीरियोडिकली दे फॉर्म स्पेशियस मॉलिकुलर रूम्स. क्या फॉर्म करता है? स्पेशियस मॉलिकुलर रूम्स. द साइज एंड शेप देखा जाए तो द मॉलिकुलर्स का साइज एंड शेप ऑफ दिस मॉलिकुलर रूम्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ब्रिक मेटल एंड पिलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. और origin of the आइडिया ऑफ एमओएफ, तो आइडिया जो क्रिएट करता है एमओएफ केम फ्रॉम स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. ये बेसिकली कहाँ से आया है? डायमंड से आया है, जो क्रिएट करता है ईच एटम्स को और कनेक्ट करता है इनटू 4 अदर्स फॉर्मिंग अ स्मॉल पिरामिड लाइक पैटर्न. साइंटिस्ट जो यूज़ करता है सिमिलर कंसेप्ट को बट रिप्लेसेस कार्बन विथ मेटल आइटम्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो क्रिएट करता है दिस 2 न्यू पोरस मटेरियल को. की फीचर जो है द पोरस और कैविटी इनसाइड द एमओएफ can be made bigger or smaller by changing the metal or organic molecules used. This means that MOF can be customized to absorb or trap specific kind of material like gas, water and chemical. अब देखो 1 gram of MOF जो है can have an internal surface area roughly equal to 2 football field, जो show करता है how spacious it is inside. Because of the large cavity and surface area, MOF जो है are more absorbent than many other porous material जैसे कि zeolites. देखो basically they act like molecular storehouse storing the gases, liquid and other material inside the porous. की एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं तो बेसिकली their ability to trap, store or release the molecular marks makes them useful for what? Water collection from dry air. मतलब water जो in dry region is scarce और the concentration of water in air is low which makes several existing method of water collection from air ineffective. अब देखो MOF, तो MOF जो है have large cavities with good absorption capacity और membranes made of MOF material can absorb large quantity of water. फिर उसके बाद आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, जब ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, लिक्विड वाटर जो है कैन बी एफिशिएंटली एक्सट्रैक्टेड बाय स्लाइटली हीटिंग द एमओएफ मेम्ब्रेन. दस एमओएफ जो है सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज इन डेजर्ट एरिया. अब देखो फूड प्रोसेसिंग मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिलीजेस इथाइलिन गैसेस, मतलब इट इज अ हार्मोन बेसिकली जो कॉज करता है रिपेनिंग मतलब जैसे कि पकाता है ना, एज इन रिपेनिंग मतलब हाँ फूड को मतलब फ्रूट्स को जो पक जाते हैं उसको रिपेनिंग बोलते हैं. आफ्टर द हार्वेस्टिंग द रिलीज ऑफ इथाइलिन इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड विच कॉजेज देयर स्पॉइलेज. अब एमओएफ बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल हैव स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो स्टोर करता है इथाइलिन गैस इनटू इट्स कैविटी. एब्जॉर्प्शन जो है रिड्यूस करता है कंसंट्रेशन ऑफ इथाइलिन और इंक्रीज करता है शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अदर सिमिलर एप्लीकेशंस को pollution control को that is extracting pollutants such as separating PFAS, antibiotic etc. from polluted water. Rare earth element में देखा जाता है experimentally mining the rare earth element from waste water और गैस स्टोरेज में स्टोर करता है गैस को such as hydrogen, carbon dioxide and methane etc. अब नोबेल प्राइज इन फिजिक्स देखते हैं तो 2025 में तो जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टाइन्स हैज़ बीन अवॉर्डेड. इन तीनों को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है 2025 में. किसके लिए? फॉर डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटिसेशंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट. देखो क्वांटम फिजिक्स है क्या? देखो क्वांटम फिजिक्स बेसिकली डील करता है किस तरह पार्टिकल बिहेव करता है एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल. ये तो आपको पता होगा एज इन ये साइंस का टर्म जो है. देखो केमिस्ट्री में उतना तो मुझे सही में नॉलेज नहीं है पर फिजिक्स का आई थिंक आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड वेल, मैं मतलब अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ. देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल में बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल को किस तरह बिहेव करता है उसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं. जैसे कि देखो एटम, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई. देखो एट दिस स्केल, इस स्केल में पार्टिकल जो है वो डुअल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, डुअल नेचर का.
जैसे कि बोथ पार्टिकल्स और वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव जो है वो मतलब वेव लाइक बिहेवियर जो है, जैसे यहाँ पे वेव्स लिखा हुआ है ना, तो वेव लाइक बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल ये क्या लीड करता है, सेवरल इंट्रीग्विंग फेनोमेना, जैसे कि क्वांटिजाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। क्वांटिजाइजेशन मतलब एनर्जी क्वांटिजाइज हो जाता है और एंगुलर मोमेंटम शो करता है और क्वांटम टनलिंग भी शो करता है। देखो दिस क्वांटम इफेक्ट, ये जो क्वांटिजाइजेशन ऑफ एनर्जी और क्वांटम टनलिंग जो क्वांटम इफेक्ट बोला गया है, ये बेसिकली प्रोमिनेंट होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल में। बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल में, छोटे एरिया में आप देखोगे तो बहुत सारा आपको इर्द गिर्द नजर आएगा, जो वैनिश करता है एट अ मैक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब जैसे ही आप मैक्रोस्कोपिक लेवल में आओगे तो वो हट जाएगा। दैट इज इन एवरीडे ऑब्जेक्ट लाइक क्रिकेट बॉल। अब देखो फॉर डिकेड्स मतलब बहुत पुराने से 10 साल साइंटिस्ट हैव बीन इंट्रीग्विड मतलब परेशान थे बाय द क्वेश्चन व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ अ सिस्टम दैट कैन स्टिल एग्जिबिट क्वांटम बिहेवियर। मतलब देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल में तो आप देख सकते हो बहुत सारा क्वांटम बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक में आप जैसे देखोगे तो क्वांटम बिहेवियर जो है शो नहीं करता है। तो यही साइंटिस्ट ने पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितना बड़ा तक व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू कि वो माइक्रोस्कोपिक में मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एटम कि वो क्वांटम बिहेवियर शो करेगा। तो वही ये लिखा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, कितना बड़ा में ऑफ द सिस्टम द स्टिल एग्जिबिट क्वांटम बिहेवियर। क्वांटम बिहेवियर दिख मतलब लिमिट क्या है, ठीक है। तो 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ऑनर्स एक्सपेरिमेंट दैट डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ क्वांटम फेनोमेना सच एज एनर्जी क्वांटिजाइजेशन एंड क्वांटम टनलिंग कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन इन्वॉल्विंग मेनी पार्टिकल्स। मतलब देखो अगर बहुत सारा पार्टिकल इन्वॉल्व है तो ये जो ये क्वांटम टनलिंग और क्वांटम क्वांटिजाइजेशन जो है ना, मतलब क्वांटम बिहेवियर, ये भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी आप देख सकते हो। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, क्वांटिसाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो है, एनर्जी इज क्वांटिसाइज्ड मतलब और रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक लेवल। दिस इज हाउ क्लाइंबिंग अ लैडर मस्ट बी डन यूजिंग अ रंग। यू कैन नॉट स्टेप बिटवीन द रंग्स टू क्लाइंब। अब एनर्जी इन मतलब एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूस, एनर्जी जो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब क्लाइंबिंग दिस रैम्प यू कैन स्टॉप एट अ पॉइंट। और रैम्प डज नॉट हैव डिस्क्रीट और स्पेसिफिक वैल्यू लाइक एनर्जी, है ना। आपको समझ में आ रहा हो इस दोनों के बीच में डिफरेंस। अब देखो क्वांटिसाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल में ना ये पार्टिकल जो है एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स एनर्जी, है ना। सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करता है, एमिट भी करता है इन अ डिस्क्रीट पैकेट्स, ठीक है। डिस्क्रीट पैकेट मतलब एक स्पेसिफाइड लिमिट्स में, नोन एज क्वांटा, क्वांटा में, ठीक, उसको स्पेसिफाइड लिमिट को क्वांटा बोल रहे हैं। दिस कंसेप्ट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ क्लाइंबिंग अ लैडर। हम लोग कैसे इसको देख सकते हैं, अगर हम लोग कोई सीढ़ी हो उसको चढ़ रहे हो लैडर को, वन कैन स्टैंड ओनली ऑन अ स्पेसिफिक रंग, नाउ नॉट इन बिटवीन देम। लाइकवाइज देखा जाए तो पार्टिकल जो है सच एस एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, एग्जिस्ट ओनली इन सर्टेन फिक्स्ड एनर्जी लेवल एंड नॉट इन बिटवीन। फेनोमेना को क्या बोला जाता है, क्वांटिसाइजेशन ऑफ एनर्जी। और क्वांटम टनलिंग क्या है, व्हेन वी थ्रू अ क्रिकेट बॉल एट वॉल इट नेचुरली बाउंस बैक, अ फैमिलियर एवरीडे ऑब्जर्वेशन। तो आपको पता होगा। तो देखो अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो क्वांटम टनलिंग के बारे में देख लेते हैं। अगर आप एक बॉल को फेंकते हो वॉल में तो यू कैन बी श्योर दैट इट विल बाउंस बैक एट यू, ये तो हो सकता है, श्योर है। अगर देखो यू वुड बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड अगर ये बॉल जो है सडनली अपीयर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, ये बॉल जो है ये इधर बाहर इधर अदर साइड ऑफ द वॉल में आ जाता है। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स दिस टाइप ऑफ फेनोमेना इज कॉल्ड टनलिंग। इस टाइप के फेनोमेना को यहाँ पे टनल होगा तभी तो ये क्रॉस करेगा ना, तो इट्स कॉल्ड एज ना टनलिंग एंड एग्जैक्टली द टाइप ऑफ फेनोमेना दैट हैज गिवन इट्स रेपुटेशन फॉर बीइंग अ बिजार्ड एंड यूनिट्विटिव। अब देखो इन कॉन्ट्रास्ट देखा जाए तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो रिवील करता है ए सरपासिंग फेनोमेना, जहाँ पे पार्टिकल जो है एनकाउंटर करता है बैरियर को, ए वॉल ऑफ पोटेंट एनर्जी को। साथ ही साथ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट इट में पास थ्रू द बैरियर एंड अपीयर ऑन द अदर साइड। दिस स्ट्रेंज बिहेवियर जो है इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम टनलिंग, जो ऑकर करता है इन अ माइक्रोस्कोपिक स्केल। ये कब ऑकर होता है, ये माइक्रोस्कोपिक स्केल के टाइम ही ऑपर होता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल देखा जाए इन रेडियो एक्टिव डीके, तो वेयर पार्ट ऑफ एन atomic nuclei escapes by tunneling through it potential barriers as in alpha decay। अब देखो आगे देखते हैं। देखो अबाउट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट देखते हैं। तो देखो इन 1984-85 जॉन क्लार्क और माइकल डेवोरेट ने एंड जॉन मार्टिन्स एट UC बर्कले बिल्ट अ इलेक्ट्रिक सर्किट। उन्होंने क्या बनाया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, जैसे कि दो सेमीकंडक्टर को यूज़ करके और सेपरेट किया एक इंसुलेटर के साथ। उसके बाद जोसेफसन जंक्शन। देखो जोसेफसन जंक्शन किसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है, जिसमें एक
जिसको जिसको एक सेमीकंडक्टर है, फिर यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर है और बीच में क्या रख दिया है, एक इंसुलेटर रख दिया है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि ऑल्दो द सर्किट वोल्टेज वॉज इनिशियली सेट टू जीरो, सर्किट वोल्टेज जो है वो कितना था, जीरो था, इट अनएक्सपेक्टेडली शिफ्टेड टू फाइनाइट वैल्यू, ये अनएक्सपेक्टेडली कहाँ पहुँच गया, फाइनाइट वैल्यू में पहुँच गया। उसके बाद ड्यू टू क्वांटम टनलिंग फ्रॉम जीरो वोल्टेज स्टेट, उसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जितने भी चार्ज पार्टिकल इन द सर्किट हैं वो बिहेव करते हैं कलेक्टिवली एज अ सिंगल क्वांटम पार्टिकल। साथ ही साथ दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द क्वांटिजाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द सर्किट। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी देखा जाए, डिस्कवरी जो है रिवील करता है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम स्टेट, जो इनेबल करता है एक्सपेरिमेंट को, जो अप्लाई करता है क्वांटम फेनोमेना टू लार्ज स्केल सिस्टम। जोसेफसन फंक्शन जो है, जोसेफसन जंक्शन जो है वो एज एन आर्टिफिशियल एटम की तरह एक्ट करता है, जो अलाउ करता है रिसर्चर्स को कि स्टिमुलेट करे और स्टडी करे कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिस्टम आप कैसे स्टडी करोगे, ये बेसिकली जोसेफसन जंक्शन ये बताता है। ये जोसेफसन जंक्शन ये जो है सुपर कंडक्टर और एक इंसुलेटर है ये, है ना। ये प्रिंसिपल जो है वो लेटर यूज़ किया गया टू क्रिएट क्वांटम बिट्स, दैट इज क्यूबिट्स, है ना। हम लोगों ने पढ़ा भी हो क्यूबिट्स के बारे में, जहाँ पे क्वांटिसाइज्ड एनर्जी स्टेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है 0 and 1, फॉर्म करता है बेसिस ऑफ सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर्स। वर्क जो है वो हैज़ एडवांस्ड both practical quantum technology such as quantum computing and quantum cryptography and quantum sensor and theoretically understanding of quantum physics, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कंक्लूजन में सबसे पहले आया है, अगर even after a century since its discovery, the quantum world surprises with the bizarre but fascinating the behavior, the theory which is fundamentals for understanding behavior of the nature of minute scale is also becoming the foundation of many modern technology। अब रिलेटेड न्यूज़ में देखा जाए तो क्वांटम इकोस एल्गोरिथम में गूगल क्वांटम AI हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड द क्वांटम इकोस एल्गोरिथम ऑन इट्स वीलो क्वांटम प्रोसेसर्स। जैसे कि देखो 105 क्यूबिट जो अचीव करता है व्हाट इट कॉल्स द फर्स्ट वेरीफिएबल क्वांटम एडवांटेज, जो रिजल्ट करता है रिजल्ट कैन बी क्रॉस बेंचमार्क्ड एंड वेरीफाइड बाय अनदर क्वांटम कंप्यूटर ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। परफॉर्मेंस देखते हैं तो अचीव्ड 13,000 इंटू स्पीड अप ओवर द बेस्ट क्लासिकल एल्गोरिदम ऑन टॉप सुपर कंप्यूटर। वर्किंग देखा जाए तो द न्यू टेक्निक जो है वो फंक्शन करता है लाइक एडवांस क्वांटम इको, जो सिमिलर है मतलब सेम है हाउ अ बैट लोकेट इट्स प्रे बाई इंटरसेप्टिंग रिटर्निंग साउंड वेव्स। ये कैसे कर रहा है, साउंड वेव को कैसे यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, आप लोगों को पता होगा, आँख नहीं होती ना वो साउंड वेव से एज इन वो चलते हैं। एप्लीकेशन देखा जाए तो ये न्यू अचीवमेंट जो है ये क्या करता है, क्वांटम कंप्यूटर को क्लोज लाता है, क्लोजर टू बिकमिंग द टूल्स फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मेडिसिन, मटेरियल साइंस एंड सेंसर एक्सेट्रा। अब देखो एस्ट्रोसैट में इंडिया जो है पहला डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट जो है कंप्लीट करने वाला है 10 ईयर सिंस इट्स लॉन्च, ठीक है। फिर से देखते हैं, इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, एस्ट्रोसैट उसका नाम है, उसने कंप्लीट किया है 10 ईयर सिंस इट्स लॉन्च, ठीक है। एस्ट्रोसैट लॉन्च हुआ था उसका 10 साल हो गया है। अब देखो एस्ट्रोसैट के बारे में देख लेते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन है जो डिज़ाइन किया गया है और स्टडी करने के लिए जो डिज़ाइन किया गया है सो दैट वी कैन स्टडी द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अक्रॉस एक्स-रे, है ना। फिर से बताते हैं, बेसिकली इंडिया का ये पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन है जिसमें हम लोगों ने एस्ट्रोसैट बनाया है और ये एस्ट्रोसैट ने 10 साल अपना कंप्लीट कर लिया है आफ्टर इट्स लॉन्च। ये बेसिकली क्या करता है, स्टडी करता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का अक्रॉस एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट और ऑप्टिकल वेवलेंथ, जो साइमल्टेनियसली ऑफर करता है होलिस्टिक व्यू ऑफ कॉस्मिक फेनोमेना। लॉन्च जो है ये लॉन्च किया गया था सितंबर 28, 2015 को, और अब्रॉड जैसे कि कौन से लॉन्च व्हीकल से, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-30 से, कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। ऑर्बिट आप देखते हो तो ये प्लेस किया गया इन लो अर्थ ऑर्बिट एट 650 किलोमीटर अल्टीट्यूड फ्रॉम मिनिमम लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। अब स्पेक्ट्रल रेंज आप देखते हो तो मिशन जो है उसका स्पैन है कितना है, ब्रॉड एनर्जी बैंड फ्रॉम 0.3 keV टू 100 keV, जो कवर करता है नियर एंड फार यूवी रीजन, जो एनेबल करता है एक्सप्लोरेशन ऑफ बोथ हाई एनर्जी एंड फेंट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स, ठीक है। आपको आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मिशन जो है इसका क्या ये करता है, स्पैन अ ब्रॉड एनर्जी बैंड, ब्रॉड एनर्जी बैंड का जो लिमिट होगा वो 3 के वोल्ट से 100 के वोल्ट है, जो कवर करता है नियर एंड फार यूवी रीजन। देखो
साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव देखा जाए एस्ट्रोसैट का तो स्टडी हाई एनर्जी फेनोमेना। ये क्या करता है, ये हाई एनर्जी फेनोमेना को स्टडी करता है। जैसे कि देखो ये अंडरस्टैंड करता है हाई एनर्जी प्रोसेसेस इन बाइनरी स्टार सिस्टम, जो कंटेन करता है न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल को, जो ऑफर करता है इंसाइट्स इनटू एक्सट्रीम कॉस्मिक इन्वायरमेंट। उसके बाद साथ ही साथ ये मेजर करता है मैग्नेटिक फील्ड को, जो एस्टिमेट लगाता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, जो एड करता है मतलब हेल्प करता है स्टडी करने में ऑफ द स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन। स्टार के स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन को स्टडी करने में बेसिकली हेल्प करता है। वो कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करता है एस्टिमेशन से, न्यूट्रॉन स्टार से। अब देखो एक्सप्लोर करता है स्टार फॉर्मेशन, मतलब कैसे स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब टू स्टडी द स्टार बर्थ रीजन और हाई एनर्जी एक्टिविटीज इन स्टार सिस्टम बियॉन्ड आवर गैलेक्सी, जो एक्सपैंड करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ गैलेक्टिक इवोल्यूशन। गैलेक्टिक इवोल्यूशन को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, स्टडी करता है स्टार का कैसे बर्थ हुआ है, उसका रीजन और उसका एनर्जी एक्टिविटीज, है ना। उसके बाद डिटेक्ट करता है ट्रांजिएंट एक्स रे सोर्स, मतलब देखो ये बेसिकली क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है न्यू शॉर्ट लिव्ड एक्स रे सोर्स, हेल्प करता है कि वो सडन कॉस्मिक इवेंट्स को ट्रैक कर पाए। साथ ही साथ ये क्या मतलब आपको समझ में आया ना, डिटेक्ट ट्रांजिएंट एक्स रे सोर्स, एक्स रे का सोर्स। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट यूनिवर्स सर्वे, मतलब अल्ट्रा वायलेट यूनिवर्स का सर्वे भी करता है, मतलब लिमिटेड डीप फील्ड सर्वे करता है ऑफ द यूनिवर्स इन अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम, और साथ ही साथ इन्हांस करता है डेटा ऑन डिस्टेंट एंड फेंट सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ फॉर इंडिया, तो देखो साइंटिफिक लीडरशिप है जो स्टैब्लिश करता है इंडिया में एज अ ग्लोबल लीडर इन मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी और सैटेलाइट कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियस एक्स रे, यूवी एंड ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन। साथ ही साथ इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज में देखा जाए तो ये शोकेस करता है इंडिया का एबिलिटी जो डिज़ाइन करेगा और ऑपरेट करेगा कॉम्प्लेक्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी को, है ना। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या ये हेल्पफुल है, तो साइंटिफिक लीडरशिप में इंडिजीनियस कैपेसिटी मतलब अपना कैपेसिटी और ऑब्जर्वेटरी बनाने में, साथ ही साथ रिसर्च और एकेडमिक ग्रोथ में भी जो इनेबल करेगा फ्रंटलाइट रिसर्चर को इन एस्ट्रोफिजिक्स अक्रॉस इंडिया। और तीसरा और चौथा क्या है, ग्लोबल कोलैबोरेशन, मतलब इन्हांस करेगा इंडिया का साइंटिफिक रेपुटेशन, मतलब इज्जत होना चाहिए मार्केट में। अगर आप जब तक अगर अपना कोई पोटेंशियल नहीं शो करोगे तो आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना। रिजल्ट गिव्स यू स्टेटस फॉस्टरिंग द इंटरनेशनल पार्टनरशिप इन द एस्ट्रोनॉमी। देखो एस्ट्रोसाट जो है ना, ये क्या करता है, एक माइलस्टोन अचीव कर रहा है इन इंडियन स्पेस रिसर्च, जो डिपेंड कर रहा है मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी को और स्ट्रेंथन कर रहा है ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन व्हाइल रिफ्लेक्टिंग द नेशनल ग्रोथ सेल्फ रेजिलियंस इन स्पेस साइंस। अब देखो अदर स्पेस और ग्राउंड ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो एक्सपोसैट जो है ये पहला डेडिकेटेड सैटेलाइट है फ्रॉम इसरो जो कैरी आउट करेगा रिसर्च और मेजर करेगा एक्सरे एमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्स। उसके बाद आदित्य L1, आपको तो पता होगा आदित्य L1 लॉन्च किया गया था सितंबर 2023 को, ठीक है। ये बेसिकली इंडिया का पहला सोलर मिशन ऑर्बिट है जो सन अर्थ L1 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस सोलर ऑब्जर्वेशन देगा। उसके बाद इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO हैनले एट लद्दाख। देखो हैनले एज ए नेशनल पार्क भी यहाँ पे, देखो इट इज़ द मतलब इट होस्ट्स ऑप्टिकल इंफ्रारेड एंड गामा रे टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल एंड एस्ट्रो फॉर एटमॉस्फेरिक स्टडीज़। और उसके बाद क्या है, कोडाई कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। ये वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी है जिसको लॉन्ग टर्म सोलर ऑब्जर्वेशन भी के नाम से भी मतलब के लिए भी जाना गया है। अब देखो नॉन कम्युनिकेशन डिजीजेस, तो देखो इंडिया का डिजीज बर्डन जो है हैज़ बीन शिफ्टेड टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। देखा गया तो अकॉर्डिंग टू गोल्डन बर्डन ऑफ डिजीज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD रिपोर्ट के अनुसार, फिर से देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखो GBD जो है मतलब ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के हिसाब से देखा गया है इंडिया का डिजीज बर्डन जो है वो शिफ्ट कर गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के तरफ। देखो अगर मोर इन न्यूज़ देखोगे तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जो है ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो रिलीज़ किया गया है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेरिट्स एंड इवोल्यूशन दैट इज HME के द्वारा। ये बेसिकली ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिलीज़ किया गया है कहाँ पे, तो बर्लिन में, और उसका नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ समिट में, है ना। अब देखो फाइंडिंग्स देखते हैं रिपोर्ट का, तो ये कहाँ शिफ्ट कर गया है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के तरफ। देखो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखोगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है रिमेन्स द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल डिजीज बर्डन। मतलब ग्लोबल डिजीज बर्डन में मतलब बर्डन हो गया है डिजीज तो ग्लोबली, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सबसे प्रॉब्लमेटिक है। तो अकॉर्डिंगली देखा एक जो अकाउंट करता है 1.80 बिलियन ग्लोबल DALYs मतलब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इन 2023 एंड इंक्रीज फ्रॉम 1.45 बिलियन इन 2010। NCD जो है वो अकाउंट करता है फॉर नियरली 2/3 ऑफ द ग्लोबल DALYs मतलब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स इन 2023।
वाइल इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो डिक्लाइन करता है ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर एक्सेस और इम्यूनाइजेशन और सैनिटेशन। अब देखो लीडिंग एनसीडी जो है मतलब लीडिंग एनसीडी कॉजेज देखा जाए तो लीडिंग लेवल 3 एनसीडी ग्लोबली वेयर इश्केमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और डायबिटीज। फास्टेस्ट ग्रोइंग एनसीडी देखा जाए तो लार्जेस्ट इंक्रीज इन एज स्टैंडर्डाइज्ड रेट सिंस 2010 वो ऑकर करता है फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड डायबिटीज। कॉज क्या है? राइजिंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो देखो डेमोनोलॉजिकल और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखा जाए तो इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल टू लाइफस्टाइल रिलेटेड क्रोनिक डिजीज। क्यों? ड्यू टू अर्बनाइजेशन, एजिंग पॉपुलेशन। जैसे देखो ग्रोथ ऑफ टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज। फिर से बोलते हैं, देखो इंडिया जो है शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम कम्युनिकेबल टू लाइफस्टाइल रिलेटेड क्रॉनिक डिजीजेस। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज अब कम हो रहे हैं लेकिन उसका लाइफ साइकिल इस तरह है, उससे क्रॉनिक डिजीज का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखो क्यों है ये लाइफस्टाइल रिलेटेड क्रॉनिक डिजीजेस, ये है क्या? देखो बेसिकली अगर टायर 1 और टायर 2 सिटीज हम देखोगे तो वहाँ प्रॉब्लम देखो सबसे पहले अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, मतलब डाइटरी चेंज है। तो शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइबर रिच डाइट टू हाई कैलोरी लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं। जैसे देखो प्रोसेस्ड फूड विथ एक्सेस फैट, सॉल्ट एंड शुगर, एग्जाम्पल फास्ट फूड कल्चर। ये हो गया एक, ये प्रॉब्लम है टायर 1 2 सिटी में लाइफस्टाइल रिलेटेड क्रॉनिक डिजीजेस में। दूसरा क्या है? फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे कि देखो मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट एंड रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि ड्यू टू क्विक डिलीवरी ऐप इंक्रीजेज द मेटाबॉलिक एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क। उसके बाद टोबैको एंड अल्कोहल यूज, ये क्या करता है? ये राइजिंग द कंजप्शन पर्टिकुलरली अमॉन्ग द यूथ और लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। ये क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है कैंसर, लिवर, हार्ट और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को। अब देखो इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर देखते हैं तो एयर पॉल्यूशन इंडोर एंड आउटडोर, जैसे कि हाई PM 2.5 एक्सपोर करता है, मतलब एक्सपोजर फ्रॉम इंडस्ट्री, फॉसिल फ्यूल और बायोमास बर्निंग, ये कॉज करता है क्रोनिक रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जैसे कि सिटीज़ लाइक दिल्ली में। अब देखो बायोलॉजिकल रिस्क का आउटकम क्या है? तो ओवरवेट, ओबेसिटी और रेस्ड ब्लड प्रेशर जो है ये सब रिजल्ट करता है फ्रॉम अनहेल्दी लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की तरफ। साथ ही साथ हेरिडेटरी प्री डिस्पोजिशन, मतलब ऑल्सो इंक्रीजेज द इंडिविजुअल वल्नरेबिलिटी, मतलब हेरिडेटरी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी क्या होता है? ये वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होता है। अब देखो साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल एंड मेंटल हेल्थ फैक्टर में देखा जाए तो स्ट्रेस, अर्बन प्रेशर और जॉब इनसिक्योरिटी और सोशल आइसोलेशन ये आइडेंटिकली वर्सन करता है एनसीडी और रिस्क करता है फॉर प्रोमोटिंग द अनहेल्दी कोपिंग बिहेवियर, जैसे कि FOMO कल्चर या इन सोशल मीडिया। अब देखो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में देखा जाए तो इनकम ग्रोथ, अर्बन माइग्रेशन और एजुकेशन डिस्पेरिटी इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ बिहेवियर, लीड करता है अनइक्वल एनसीडी और बर्डन करता है अक्रॉस पॉपुलेशन, एग्जाम्पल टोबैको यूज इन नॉर्मल एंड रूरल एरिया। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया देखते हैं तो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ में देखते हैं तो एनसीडी जो है वो अकाउंट करता है 63 to 65% ऑफ ऑल द डेथ ऑफ इंडिया 2023। फिर से लीडिंग कॉज ऑफ डेथ देखते हैं तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो लगभग कितना डेथ कॉज कर रहा है? 63 to 65% ऑफ द डेथ ऑफ ऑल द डेथ इन इंडिया, ये 2023 में देखा गया है। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इलनेस, डायबिटीज एज ए मेजर कंट्रीब्यूटर। प्री मेच्योर मोर्टिलिटी में देखा जाए तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू डेथ ऑकर करता है बिटवीन 30 to 70। मॉर्बिडिटी और डिसेबिलिटी में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कॉज करता है लॉन्ग टर्म इलनेस, डिसेबिलिटी, डिपेंडेंस, जो इफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ अक्रॉस द अर्बन एंड रूरल एरिया ऑल द सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं तो इंडिया जो में लॉस कर सकता है $4.58 ट्रिलियन बाई 2030। क्यों? ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और मेंटल हेल्थ कंडीशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंगली ये बोला गया है। स्ट्रेन ऑन हेल्थ सिस्टम में जैसे कि राइजिंग द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बर्डन इंक्रीज करता है डिमांड ऑफ डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन, क्रोनिक केयर और डाइवर्ट करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर फ्रॉम अदर डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। सोशियो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस में देखा जाए तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो अंडरमाइन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस, जो इंक्लूड करता है हेल्थी इक्विटी, पॉवर्टी रिडक्शन और जेंडर इक्वालिटी। लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी जो है रिड्यूस करता है लेबर प्रोडक्टिविटी और एक्सरबेट इनकम इनइक्वालिटी। अब देखो स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडी NCD ये स्ट्रेंथन करता है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रेन करता है पर्सनल को, साथ ही साथ इंश्योर करता है अर्ली डायग्नोसिस और स्प्रेड करता है अवेयरनेस। अब कम्युनिटी स्क्रीनिंग देखेंगे तो नेशन वाइड चेक फॉर डायबिटीज़,
हाइपरटेंशन और कैंसर जो है वो क्या करता है, वो ब्रिंग केयर क्लोजर टू पीपल्स होम्स। फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट एनसीडी जो है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्लिनिक जो है, डे केयर सेंटर्स, कार्डियक केयर यूनिट्स और CHC NCD क्लिनिक इंप्रूव करता है ट्रीटमेंट एक्सेस को। फिर लाइफस्टाइल प्रमोशन में कंपनीज लाइक ईट राइट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और योगा इनिशिएटिव जो है वो क्या करता है, इंकरेज करता है सिटीजन को अडॉप्ट हेल्थ केयर रूटीन। फिर GST रिफॉर्म्स में देखा जाए तो सिन टैक्स ऑन हायर शुगर प्रोडक्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक 40% टैक्स स्लैब। उसके बाद नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP जो है वो लॉन्च किया गया था 2007-8 को, क्या, फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको कंजप्शन, रिड्यूस द प्रोडक्शन एक्सेट्रा। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक NPCDCS लॉन्च इन 2010 जो कॉम्बैट करेगा NCDs को। अब वे फॉरवर्ड में देखते हैं तो हेल्थ प्रमोशन में ये क्या करेगा, एनकरेजिंग द हेल्थी लाइफस्टाइल थ्रू द अवेयरनेस डाइट, एक्सरसाइज, टोबैको सीसेशंस और रिड्यूस द एल्कोहल यूज। अर्ली डिटेक्शन में देखोगे तो स्क्रीनिंग द अडल्ट 30+ फॉर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर जो इंश्योर करेगा टाइमली केयर को। हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग में एक्सपैंड करना है NCD क्लिनिक को, क्रिटिकल केयर को और रेफर करेगा मतलब रेफरल सर्विसेज को, और ट्रेन करेगा हेल्थ केयर वर्कर्स को फॉर बेटर मैनेजमेंट। डिजिटल हब में देखा जाए तो यूज़ करना है टेली कंसल्टेशन, डिजिटल पोर्टल और डेटा सिस्टम को, किसके लिए, फॉर मॉनिटरिंग द डिसीजन मेकिंग और रिमोट स्पेशलाइज्ड एक्सेस जो लेवरेजिंग द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। लेवरेजिंग फिजिकल टूल्स में रिड्यूस करना है रिस्क पोस्ट, एग्जाम्पल रेजिंग द टैक्स ऑन टोबैको, सॉल्ट एंड शुगर। फिर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में इंश्योर करना है रेगुलर मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स और फंडिंग जो अलाइन विथ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.5 जो कट करेगा प्री मैच्योर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डेथ बाई 1/3 बाई 2030, है ना। अब देखो, हम नेक्स्ट देखते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो, ये सबसे पहले होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्वेलेंस रिपोर्ट 2025, ठीक है। की फाइंडिंग अब देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्वेलेंस रिपोर्ट के लिए। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 1 in 6 बैक्टीरियल इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड वॉज कॉज्ड बाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, ठीक है। 6 में से 1 बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना पूरे वर्ल्ड में, वो क्यों फैला है, तो ये बेसिकली फैला है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के कारण। मतलब देखो, आप एंटीबायोटिक बेसिकली खाते हो, लेकिन होता क्या है कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने के बाद ना तो आपका बॉडी उसका रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसको मतलब वो काम नहीं करता है अब, है ना। देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो देखा जाए तो रोज इन मोर देन 40% इन बैक्टीरिया ड्रग कॉम्बिनेशंस ट्रेस्ड ट्रैक बिटवीन 2018 एंड 2023। मतलब बोल रहा है कि 40% से भी ज़्यादा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ना वो बैक्टीरिया ड्रग कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है। अब देखो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पोज अ सीवियर थ्रेट, मतलब देयर आर पैथोजेंस दैट आर हार्ड टू किल। पैथोजन जो है वो किल मतलब मारा नहीं जा सकता है। एंड रेजिस्टेंस टू मल्टीपल ड्रग, एग्जाम्पल एस्केरिकिया कोली, मतलब ई कोली। अब देखो, रीजनल हॉटस्पॉट देखा जाए तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वॉज मोस्ट फ्रीक्वेंट इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। फिर इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स में देखा जाए तो 41% ऑफ ब्लड स्ट्रीम जो है वो इन्फेक्शन रिपोर्ट के कारण है फ्रॉम चाइना और इंडिया और पाकिस्तान कंबाइंड। अब इम्प्रूवमेंट इन सर्वेलेंस में देखा जाए तो कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट करता है इन WHO's ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम ग्लास, जो कि इंक्रीज कर दिया है 4-fold सिंस 2016। ग्लास जो है 2015 में एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया था, जो मॉनिटर करेगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को और सपोर्ट करेगा एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक वर्ल्ड वाइड। अब देखो, व्हाट इज मेंट बाय एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। देखो, AMR का मतलब क्या होता है, जब बैक्टीरिया, वायरस और फंगी AMR का मतलब क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता कब है, जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट्स इवॉल्व करता है और विथस्टैंड कर लेता है ड्रग डिज़ाइन टू जो उसको मारता है, मतलब ड्रग डिज़ाइन को मतलब विथस्टैंड कर लेता है, मतलब जिस तरह का आप ड्रग डाल रहे हो उसका वो रेजिस्टेंस हो जाता है। मान लो ये सब वायरस, फंगी डिज़ाइन टू किल देम, तो उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है।
मतलब उसी को वही कहते हैं। स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट्स एंड फंगी दैट रेजिस्टेंस टू मोस्ट एंटीमाइक्रोबियल आर कॉल्ड सुपर बग्स। उसको क्या बोलते हैं? सुपर बग। किसको? स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स को सुपर बग्स बोलते हैं। अब देखो ये मतलब रेजिस्टेंस होता है ना एंटी माइक्रोबियल का, उसको सुपर बग्स बोलते हैं। अब देखो ड्यू टू ड्रग रेजिस्टेंस, अब ड्रग हम खा रहे हैं मतलब दवा खा रहे हैं तो उसका कोई असर हो नहीं रहा है, तो ड्रग रेजिस्टेंस एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है और इन्फेक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है और इम्पॉसिबल हो जाता है ट्रीटमेंट का कारण, मतलब ट्रीट करने के लिए। जैसे कि देखो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस MDR TB, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रेजिस्टेंस हो गया ड्रग का, अब ड्रग खा रहे हो लेकिन उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है बॉडी में, है ना। दिस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डिजीज स्प्रेड, सीवियर इलनेस, डिसेबिलिटी एंड डेथ। AMR जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि मतलब दैट हैपेंस ओवर अ टाइम थ्रू जेनेटिक चेंजेस एंड इन द पैथोजेंस। हाउएवर इसका इट्स इमरजेंस स्प्रेड एंड एक्सेलरेटेड ड्यू टू सेवरल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। WHO रिकॉग्नाइज करता है AMR एज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ साइलेंट पैंडेमिक। अब देखो AMR क्या है? ए ग्लोबल हेल्थ थ्रेट में मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी में बैक्टीरियल AMR जो है वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.2527 मिलियन डेथ इन 2019 और कंट्रीब्यूट करता नियरली 5 मिलियन डेथ ग्लोबली। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप देखोगे ना तो रेजिस्टेंस जो इन्फेक्शन को लेके आता है वो क्या कॉज कर सकता है? एस्टिमेटेड $3 ट्रिलियन इन ग्लोबल GDP लॉस पर ईयर 2030। क्यों? इकोनॉमिक इम्पैक्ट में रेजिस्टेंस इन्फेक्शन जो है उसके कारण बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है, तो इकोनॉमिकली वो कैसे हैम्पर कर रहा है? तो $3 ट्रिलियन ग्लोबल GDP का वो हैम्पर कर रहा है लॉस पर अप बाय 2030। फिर आउट पासिंग एडवांस इन मॉडर्न मेडिसिन में देखा जाए तो इट मेक्स इन्फेक्शन इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू ट्रीट, मतलब इन्फेक्शन को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है और रेंडर्स मेडिकल प्रोसीजर सच एज सर्जरी फॉर रिस्कियर। विथ थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी, मतलब ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन जो है इम्पैक्ट करता है हेल्थ ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जो रिड्यूस करता है प्रोडक्टिविटी इन फार्म्स, है ना। अब देखो एक बार यहाँ देख लेते हैं की ड्राइवर्स ऑफ AMR क्या है, मतलब क्या ऐसा चीज़ है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। देखो मिसयूज और ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन ह्यूमंस, तो पेशेंट जो है फ्रिक्वेंटली अपने से प्रेस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक ओइंग टू देयर ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी, मतलब मेडिकल दुकान में जाओ और बस खा लो, दवा का पैसा बच गया पर शरीर को तो लॉस हो गया ना। अब देखो एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर में देखा जाए तो यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल इन इंटेंसिव फार्मिंग एंड लाइफस्टॉक सेक्टर यूज एज अ ग्रोथ प्रोमोटर। फिर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs फॉर एंटीबॉडीज। फिर पुअर वेस्ट मैनेजमेंट में लैंडफिल, लेशेटे, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर एक्सेट्रा। फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अनयूज्ड मेडिकेशंस, पेशेंट एक्सक्रीशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग और अदर्स में प्री मैच्योरली डिसकंटिन्यूड ट्रीटमेंट कोर्स एक्सेट्रा। अब देखो आगे देखते हैं क्या ऐसा मेजर लिया गया है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को एड्रेस कर पाए, ठीक कर पाए। नेशनल प्रोग्राम फॉर AMR कंटेनमेंट, देखो ये नेशनल है एक ग्लोबल है, मतलब दो टाइप का मेजर हम देख रहे हैं, दो टाइप का मतलब एज इन हाउ वी आर ट्रीटिंग दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो एट नेशनल लेवल एंड एट ग्लोबल लेवल। देखो ग्लोबल लेवल देखोगे, ग्लोबल लेवल में बाद देखेंगे, पहले नेशनल लेवल में देखते हैं। नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेनमेंट्स, दैट इज ये लॉन्च किया गया था एट 12th 5-year प्लान, मतलब 2012 से लेकर 17 तक, जो कैरी आउट करता है सर्वेलेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल यूजेज इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। देखो बेसिकली देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, मतलब NCDC, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR, मतलब NEP AMR 2017, जो फोकस करता है ऑन वन हेल्थ अप्रोच और इन्वॉल्व्स द वेरियस स्टेक होल्डर, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945, ये बेसिकली क्या है तो एंटीबायोटिक इंक्लूड्स इन शेड्यूल H1 of the rules are required to be sold by retail only under the prescriptions of registered medication practitioner। अब देखो रेड लाइन अवेयरनेस कैंपिंग, ये बेसिकली अर्ज करता है पीपल को कि नॉट टू यूज मेडिसिन मार्क विथ रेड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। मतलब रेड लाइन अवेयरनेस का मतलब ये क्या कह रहा है कि पीपल को बताते हैं कि आप उस मेडिसिन को यूज मत करिए जो रेड वर्टिकल लाइन में, मतलब जिस मेडिसिन के ऊपर रेड वर्टिकल लाइन है, इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, मतलब आपको डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन चाहिए उसमें। अदर में देखा जाए तो बैन ऑन इन अप्रोप्रिएट फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDCs, ठीक है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में बैन कर दिया गया है। फिर ऑपरेशन अमृत, दैट इज AMR इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, जो कि लॉन्च किया गया था केरला के द्वारा, जो डिटेक्ट करता है ओवर द काउंटर
सेल ऑफ एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ओवर द काउंटर, मतलब मेडिकल शॉप से आप जाके एंटीबायोटिक ले लिए और बस खा लिए, ठीक है, उसको बैन कर दिया गया। ऐसे केरला से स्टार्ट किया गया था ये, है ना। अब देखो ग्लोबल एक्शन, व्हाट आर द ग्लोबल मेजर्स दैट आर यूज्ड टू एड्रेस द AMR। देखो ग्लोबल एक्शन प्लान में सबसे पहले इन 2015 अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑफ WHO, ये बेसिकली quadripartite joint secretary on AMR includes WHO, Food and Agriculture Organization FAO, the UN Environmental Program UNEP, and World Organization for Animal Health the WHO। बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन AMR 2004 लाया। बेसिकली इसका एम क्या था कि रिड्यूस करना है डेथ जो एसोसिएटेड है बैक्टीरियल AMR के साथ एटलीस्ट 10% और इंश्योर करना है एटलीस्ट 70% ऑफ ओवरऑल ह्यूमन एंटीबायोटिक जो यूज्ड इन फॉर्म ऑफ WHO अवेयर एसेस ग्रुप। अदर में देखा जाए तो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक वॉ और अवे AWARE एक्सेस वॉच रिजर्व क्लासिफिकेशन है ऑफ एंटीबायोटिक बाय WHO एक्सेट्रा। वे फॉर्मूले देखते हैं तो इम्प्लीमेंटेड इंटीग्रेटेड इंटरवेंशन पैकेज, ये बेसिकली इंक्लूड करता है इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है और कंट्रोल करता है वाटर सैनिटेशन और हाइजीन वैक्सीनेशन को, एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लेबोरेटरी। एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप जो एम करता है कि एजुकेट और सपोर्ट करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और फॉलो करना एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन को फॉर प्रिस्क्राइबिंग और एडमिनिस्टरिंग द एंटी माइक्रोबियल्स। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन है ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक रूल्स का 1945 में, जिसमें ऑल फार्मासिस्ट एसोसिएशन वो एडर करें, मतलब फॉलो करें कि जो रूल और सेल एंटीबायोटिक ओनली विद द वैलिड प्रेस्क्रिप्शन, वो रूल को फॉलो करें और एंटीबायोटिक को सेल करें जब तक उनके पास कोई वैलिड प्रेस्क्रिप्शन ना हो, राइट। अब देखो इन्हांस करना है मॉनिटरिंग को, जनरेटिंग द रिलायबल सर्वेलेंस डेटा स्पेशली फॉर द अंडर सर्व्ड एरियाज। एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक सिलेक्शन देखा जाए तो रिड्यूस करना है यूज ऑफ अवेयर वॉच एंटीबायोटिक और इंक्रीज करना है यूज ऑफ एक्सेस एंटीबायोटिक। अदर्स में देखा जाए तो एनफोर्स करना है स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एंटीबायोटिक यूज इन एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी। एक्सपैंड करना है सोशल प्रोटेक्शन को सच एस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHCs। कंक्लूजन देखो तो AMR जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये क्या करता है ग्रेव थ्रेट प्रोड्यूस करता है, पोज करता है ग्लोबल हेल्थ को, साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अब कॉम्बैटिंग जो है मतलब इसको रोक जो है वो बहुत कोऑर्डिनेटेड वन हेल्थ अप्रोच मांगता है जो इंटीग्रेट करता है ह्यूमन को, एनिमल को और इन्वायरमेंट हेल्थ एफर्ट्स को, स्ट्रेंथन करता है सर्वेलेंस को, रैशनल एंटीबायोटिक यूज और ग्लोबल कोऑपरेशन एंड एसेंशियल टू प्रिजर्व द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल एंड सेफगार्ड फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। अब देखो WHO एक्सेस वॉच रिजर्व्स अवेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में एक्सेस क्या है, मतलब WHO का एक्सेस वॉच और रिजर्व मतलब अवेयर इनिशिएटिव है। चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। एक्सेस मतलब क्या करना है, एक्सेस मतलब वर्क अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ कॉमनली एनकाउंटर्ड ससेप्टेबल पैथोजेंस। उसके बाद कंपेरेटिवली लोअर द रेजिस्टेंस पोटेंशियल, एग्जांपल एमिकासिन और डॉक्सीसाइलिन। उसके बाद वॉच तो हाईली प्रायोरिटी एजेंट या फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी एजेंट अमॉन्ग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल्स, रिलेटिव हाई रिस्क ऑफ सेलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, एग्जांपल सेफुबेराजोन या फिर लेवोफ्लॉक्सीसिन। रिजर्व मतलब एक्सेस हो गया, वॉच हो गया, अब रिजर्व मतलब टू बी ट्रीटेड एज अ लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन, मतलब सबसे लास्ट, मतलब अगर कोई बुखार अगर नहीं ठीक हो रहा है तो लास्ट आप एंटीबायोटिक लो, अगर विदाउट एंटीबायोटिक अगर आपको नेचुरल तरीके से वो ठीक हो रहा है तो ट्राई फॉर दैट, राइट। रिजर्व फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कन्फर्मेंट सस्पेक्टेड इन्फेक्शन ड्यू टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल टेला वैक्सीन और कोलिस्टीन 4। फिर नॉट रिकमेंडेड मतलब यूज नॉट रिकमेंडेड इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। अब देखो न्यूज़ इन शॉर्ट में सबसे पहले माही भंसवारा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। देखो PM ने फाउंडेशन ले डाउन किया है ऑफ माही भंसवारा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट MBRAPP। लोकेशन इसका कहाँ है तो भंसवारा राजस्थान नियर द माही डैम ऑन रिवर माही। कैपेसिटी आप इसका देखोगे तो 4 × 700 मेगावाट PHWR मतलब 4 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स ऑफ इंडिजीनियसली प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ये PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, तो 4 × 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब देखो ये बेसिकली डेवलप किया गया है बाय अणुशक्ति विद्युत निगम मतलब अश्विनी, ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन किसके बीच में तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड NPCIL और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC, है ना। मतलब NPCIL और NTPC के बीच में ये बेसिकली क्या है, ये
जॉइंट वेंचर है जो डेवलप कर रहा है, डेवलप किया गया है, और ये इसका नाम क्या है, अणुशक्ति विद्युत निगम। प्रोजेक्ट जो है पार्ट है फ्लीड मोड इनिशिएटिव का। इस इनिशिएटिव में 10 आइडेंटिकल 700 मेगावाट रिएक्टर जो है वो बनाया जाएगा अक्रॉस इंडिया। कितना आपको याद रखना है, इनिशिएटिव 10 आइडेंटिकल, कितना तो 10 है ना, 10 आइडेंटिकल बनाया जाएगा अक्रॉस द इंडिया अंडर यूनिफॉर्म डिज़ाइन एंड प्रोक्योरमेंट प्लांट। अब देखो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इन इंडिया देखा जाए तो इंडिया के पास कितना है, 24 रिएक्टर है अक्रॉस 7 पावर प्लांट विथ इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी कितना है, 8180 मेगावाट जनवरी 30, 2025 के तहत, है ना। कितना है, 24 रिएक्टर, 7 पावर प्लांट है, और इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, 8180 मेगावाट। गवर्नमेंट जो है प्लान कर रहा है इंक्रीज करना है कितना तक, 8000 से लेके आपको कहाँ तक ले जाना है, 22480, 22,480 मेगावाट बाई 2031-32, राइट। मतलब लगभग कितना है, 5 से 6 साल टाइमिंग है, और आपको इंक्रीज कितना करना है, लगभग नहीं तो 16, मतलब डबल, है ना, डबल से भी ज़्यादा, 3 गुना आपको करना है, ठीक है, लगभग 3 गुना। अब देखो न्यूक्लियर पावर जो है वो अकाउंट करता है 3.61% ऑफ इंडिया का टोटल इलेक्ट्रिक जनरेशन इन 2022-23, जो मार्क करता है फर्स्ट लार्जेस्ट नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया जो है करेंटली इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोग्राम NPP। फर्स्ट स्टेज जो है बेस्ड है यूरेनियम फ्यूल्ड पावर PHWRs, और सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज जो है बेस्ड है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मतलब पहला स्टेज जो है PHWR मतलब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के हिसाब से बेसिकली फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज जो है वो FBR के हिसाब से मतलब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, यूटिलाइजिंग द प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल एंड थोरियम रिस्पेक्टिवली, है ना। अब देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, तो नरोरा एटॉमिक पावर है, ठीक है, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। दूसरा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में है। अब गुजरात में देख लेते हैं तो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, और एक दूसरा कौन सा है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। गुजरात में महाराष्ट्र आप ऐसे ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु में मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, तमिलनाडु में कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और कर्नाटका में काइगा जनरेटिंग स्टेशन। ये आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट है, मैप आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्च ऑफ फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस 4G 5G रेडी नेटवर्क। देखो इंडिया जो है पहला अपना फुली इंडिजीनियस 4G और 5G रेडी नेटवर्क जो है डिप्लॉय कर रहा है भाई BSNL एंड डेवलप्ड थ्रू द कोलैबोरेशन बिटवीन C.Dot, तेजस एंड TCS। मतलब कौन कर रहा है, कंपनी का नाम क्या है, BSNL। वो क्या कर रहा है, इंडिजीनियस अपना 4G और 5G रेडी नेटवर्क लॉन्च कर रहा है। बेसिकली प्रोवाइड करेगा इंडिया कैपेबिलिटी टू क्विक डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर फास्ट ट्रैकिंग एडॉप्शन ऑफ 5G, और ले डाउन करेगा फाउंडेशन ऑफ 6G। मतलब अडॉप्ट करो आप 5G और 6G का एज इन फाउंडेशन भी ले डाउन कर दो। देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं 5G एंड 6G ये टेक्नोलॉजी इन इंडिया है ना। सबसे पहले देखो 5G डेवलपमेंट में देखा जाए तो लॉन्च किया गया था 2022 को। 5G जो है अवेलेबल है अक्रॉस ऑल स्टेट्स, यूटीज एंड मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। मोस्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब देखो अभी भी कहीं कहीं ऐसा है कि नहीं हो पाया है ना। वही 6G डेवलपमेंट बोलोगे तो करेंटली अंडर द डेवलपमेंट एंड एक्सपेक्टेड बाय 2030, है ना, अभी 5 साल टाइम लगेगा। सपोर्ट किया गया बाय इनिशिएटिव लाइक भारत 6G विजन, 100 5G लैब्स इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड भारत 6G अलायंसेस, है ना। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है इंडिजीनियस 4G स्टैक्स का, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब एम्पावर करेगा इंडिया को, कंट्रोल करना है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, देयरफॉर रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजीज, फॉरेन वेंडर्स, और इनहांस करेगा नेशनल सिक्योरिटी को। क्लाउड नेटिव में देखा जाए तो इनेबल करेगा रैपिड अपग्रेड्स, स्केलेबिलिटी और ईजियर फ्यूचर माइग्रेशन पाथ टू 5G। इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी का एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट और ट्राइबल रीजन, रिमोट विलेज और हिली एरियाज बाय प्रूविंग द एक्सेस टू क्वालिटी डिजिटल सर्विसेज। सप्लाई चेन डेवलपमेंट में localized manufacturing and deployment are creating the employment, strengthening the supply ecosystem और nurturing a skilled domestic workforce। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी में देखा जाए तो विद दिस इंडिया जो है among the 5 national globally select with capability to launch the fully indigenous 4G services। अब देखो नेक्स्ट हमारा गाइडलाइन एट स्पेशल पर्पस फंड मतलब SPV, गाइडलाइन एंड स्पेशल पर्पस फंड किसके लिए, फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मतलब RDI स्कीम, वो अप्रूव हो गया है। देखो बेसिकली अप्रूव किया गया था बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, ठीक है। फिर से देखते हैं ये एक ऐसा गाइडलाइन है फॉर स्पेशल पर्पस फंड फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, ये बेसिकली अप्रूव हो गया है, अप्रूव किया गया है बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ANRF। ये ANRF है क्या, ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है जो इंश्योर करेगा सीमलेस स्कीम एग्जीक्यूशन मतलब स्कीम का एग्जीक्यूशन, इफेक्टिव प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और लॉन्ग टर्म इनोवेशन जो है वो आराम से हो पाए।
ANRF जो है ना वो बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था भाई अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023। ये एक्ट करता है ऑन एपेक्स बॉडी जो प्रोवाइड कराएगा हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्व जो है स्टैब्लिश किया गया था बाई 2008 एक्ट और अभी सब्ज्यूम कर दिया गया ANRF में। RDI स्कीम जो है बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था 1 लाख करोड़ RDI फंड, ठीक है। RDI स्कीम स्टैब्लिशेस 1 लाख करोड़ RDI फंड जो अप्रूव किया गया था भाई यूनियन कैबिनेट ऑन जुलाई 1 2025। नोडल डिपार्टमेंट आप देखोगे ना तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST है। फंडिंग स्ट्रक्चर देखो तो 2 टायर्ड है। 2 टायर्ड में सबसे पहले देखो स्पेशल पर्पस फंड है वो बेसिकली सेटअप किया गया था अंडर द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF जो सर्व करेगा फर्स्ट लेवल कस्टोडियन को, पहला कस्टोडियन को यही हेल्प करेगा, ठीक है। शायद मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है। कोप अप विद दैट और पढ़ो हाउ, देखो जिस तरह आपको समझ में आ रहा है ना। देखो फंडिंग स्ट्रक्चर जो 2 टायर्ड है। स्पेशल पर्पस फंड SPF जो बेसिकली सेटअप किया गया था अंडर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो सर्व करेगा फर्स्ट लेवल कस्टोडियन को, और सेकंड लेवल फंड मैनेजर SLFM जो है ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है जो डेवलप किया गया है फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFIs और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs के द्वारा, और फोकस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लाइक टेक्नोलॉजी डेटा डेवलपमेंट बोर्ड, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बार्क और IIT रिसर्च पार्क एक्सेट्रा। एक्सक्लूजन देखते हैं तो ग्रांट और शॉर्ट टर्म लोन्स आर नॉट सपोर्टेड। कवरेज देखोगे तो फाइनेंसिंग कैन कवर अप टू 50% ऑफ असेस्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव RDI प्रोजेक्ट एट टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRR 4 एंड अबव। की ऑब्जेक्टिव देखते हैं RDI स्कीम का। सबसे पहले ये इंसेंटिवाइज करता है एक्टिव प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन कटिंग एज रिसर्च एंड इनोवेशन, प्रमोट करता है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द डीप टेक्नोलॉजी लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और स्पेस, फॉस्टर करता है सेल्फ रिलायंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिसर्च, साथ इंश्योर करता है फ्लेक्सिबिलिटी इन सेक्टोरल सपोर्ट फॉर अन एडिशनल सेक्टर और टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। इतना हो गया। अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं कल्चर में सबसे पहला आएगा हमारा श्री नारायण गुरु। देखो प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है ऑब्जर्वेंस ऑफ महासमाधि सेटेनरी ऑफ श्री नारायण गुरु, कहाँ पे, केरला में। देखो इसमें कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है, जनरल नॉलेज है, आप एक बार देख लो। देखो श्री नारायण गुरु के बारे में अगर जानते हैं तो इनका टाइम पीरियड रहा है 1856 से लेकर 1928 तक। ऐसे 1920 आप याद रख सकते हो, साइमन कमीशन, है ना। देखो बर्थ प्लेस देखते हैं श्री नारायण गुरु का, तो ये बॉर्न हुए थे कहाँ पे, नियर प्रेजेंट डे तिरुवनंतपुरम टू इजावास फैमिली, और जगह का नाम क्या है, चंपा जाइन थी, ठीक है। फिर से पढ़ लेना भाई, ओके। देखो इजावा क्या है, ये बेसिकली इजावा फैमिली है। इजावा जो है ये बैकवर्ड अनटचेबल कम्युनिटी है जिन्होंने सोशल इनजस्टिस बहुत ज़्यादा फेस किया है इन कास्ट रिटन केरला सोसाइटी, ठीक है। केरला सोसाइटी में बेसिकली ये लोगों ने सोशल इनजस्टिस बहुत फेस किया है ड्यू टू एज दे बिलोंग टू इजावा सेक्ट। अब देखो की डिटेल देखते हैं तो ही वॉज अ सेंट फिलोसोफर, पोएट, स्पिरिचुअल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर, वो जो रिवोल्ट करते अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। साथ ही साथ ही वॉज कॉमनली नोन एज अ गुरुदेवन अमॉन्ग हिज फॉलोअर। की कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो टीचिंग प्रिंसिपल्स में उन्होंने एम्फेसाइज किया सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सिंप्लीफाई और यूनिवर्सल लव की तरफ। साथ ही एम्फेसाइज किया प्रिंसिपल ऑफ वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। रियल लिबरेशन देखा जाए तो कम फ्रॉम नॉलेज एंड कंपैशन, नॉट फ्रॉम ब्लाइंड फेथ। साथ ही साथ ही कंसिडर्ड एजुकेशन एज वन ओनली मीन्स टू ह्यूमन प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। एंड द सुप्रीम पैनेशिया फॉर ऑल द सोशल इविल्स लाइक सुपरस्टिशन एंड अनहेल्दी ट्रेडिशंस है। साथ ही इन्होंने एडवोकेट किया, मतलब फाइट किया अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स और बिगैन द नंबर ऑफ स्कूल्स एट ओवर केरला। ही फाउंडेड द अद्वैत आश्रम एट अलुवा इन 1930। अद्वैत आश्रम इन्होंने फाइंड किया। दिस आश्रम जो है, मतलब दिस आश्रम इज डेडिकेटेड टू ओम साहो दरियम सर्वाता, ऑल मैन आर इक्वल इन आई ऑफ गॉड। की कंट्रीब्यूशन देखते हो तो टेम्पल एंट्री में ही लॉन्च द अरुविपुरम मूवमेंट फॉर इक्वल राइट टू टेम्पल एंट्री। उसके बाद इन 1818 श्री नारायण गुरु टूक अ प्लंज इनटू अ नैयार रिवर और इमर्ज विद अ शिवलिंगा, ठीक है। मतलब फिर से बताता हूँ, देखो 1886 में ना नारायण गुरु ने प्लंज लिया, मतलब डुबकी लगाई इनटू नैयार रिवर और वो एक शिवलिंगा की तौर पे ऊपर उठे। ही कॉन्सिक्रेटेड इन makeshift temple, breaking the century-old barrier of caste-based discrimination in workship. साथ ही दिस सिम्बलाइज्ड द एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो ग्रांट करता है
राइट टू वर्शिप। फिर इजावा कम्युनिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली ही स्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन लेटर कॉल्ड एज श्री नारायण धर्म परिपालन योगम फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ इजावा कम्युनिटी 1903। ठीक है, फिर से बताते हैं। इन्होंने स्टैब्लिश किया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ इजावा कम्युनिटी 1903। मूवमेंट जो है बेसिकली बेस्ड ऑन है अप्रोच ऑफ री इंटरप्रेटिंग हिंदू रिलीजन इन सर्च ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। द न्यू आइडियोलॉजी जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट में, ऑनर में, वर्थ ऑफ इंडिविजुअल में। साथ ही साथ ही वॉज आइडियोलॉजी ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल वैल्यू सिस्टम ऑफ हायरकी एंड पॉल्यूशन। साथ ही साथ इन्होंने इस्टेब्लिश किया ए पैरेलल सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी जो इस्टेब्लिश करता है न्यू इंस्टीट्यूशन लाइक टेम्पल प्रिस्ट, मॉन्क और मोनेस्ट्रीज। अब देखो वाइकॉम सत्याग्रह बेसिकली इन्होंने अपना सपोर्ट दिया टू वाइकॉम सत्याग्रह किसके लिए? फॉर टेम्पल एंट्री इन 1924-25 इन ट्रावेंकोर में हुआ था वाइकॉम सत्याग्रह का टाइम पीरियड 1924-25 वो सपोर्ट किया गया था बाय हिम। साथ ही साथ इट वॉज अ हिस्टोरिक नॉन वायलेंट टेम्पल एंट्री प्रोटेस्ट। ये एक नॉन वायलेंट टेम्पल एंट्री प्रोटेस्ट था जो बेसिकली वाइकॉम में स्टार्ट हुआ था। अ टाउन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ट्रावेंकोर केरला रीजन अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। साथ ही साथ इट वॉज अ रिस्पॉन्स टू डिस्क्रिमिनेटरी एग्जीक्यूशन ऑफ लोअर कास्ट हिंदू। मतलब लोअर कास्ट हिंदू को बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन की तौर और मतलब घसीट रहा था। ठीक है, फॉर एक्सेसिंग द वाइकॉम महादेव टेम्पल। टी.के. माधवन, के.पी. केसावा मेनन एंड के. केलापन ऑल्सो नोन एज केरला गांधी आर कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ वाइकॉम सत्याग्रह मूवमेंट। वर्ग देखा जाए तो अनुकुंभा दशकम और ब्रह्म विद्या पंचकम और आश्रमम और भद्र काली शकतम आत्मो पेदसा और शतकम अद्वैता दीपिका और दैव दशम एक्सेट्रा इनके वर्क थे। थोड़ा आप खुद से भी देख लोगे, है ना। अब देखो कंक्लूजन में देखते हैं तो श्री नारायण गुरु जो है उनका लाइफ और टीचिंग जो है स्टैंड्स अ सिंबल ऑफ सोशल इक्वालिटी, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और ह्यूमन डिग्निटी। थ्रू हिज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट टेम्पल एंट्री इनिशिएटिव जो है ही चैलेंज्ड entrenched caste hierarchies और inspired the generation towards the justice and harmony। अब देखो न्यूज इन शॉर्ट्स में सबसे पहले देखते हैं वंदे मातरम। तो यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि नेशन वाइड सेलिब्रेशन ऑफ 150 एनिवर्सरी ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, है ना। 150 एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम को नेशनल वाइड सेलिब्रेट किया जाएगा। ओरिजिन देखोगे वंदे मातरम का तो ये कंपोज किया गया था संस्कृत में बाय बंकिम चंद्र चटर्जी और पहली बार पब्लिश हुआ था इन आनंद मंथ 1882, है ना। जनवरी 24 1950 को ये बेसिकली डिक्लेयर किया गया था कि वंदे मातरम जो है उसको इक्वल स्टेटस मिलेगा विथ नेशनल एंथम जन गण मन, है ना। कब? ये 24 जनवरी 1950। अगर आपको 24 जनवरी याद नहीं आता तो आप किसी का बर्थडे सेट कर लो उस टाइम कि इस टाइम मेरा बर्थडे था, इसी दिन क्या हुआ था, नेशनल एंथम को एज अ जन गण मन को वंदे मातरम के साथ इक्वल स्टेटस दिया गया था। जन गण मन जो है वो ओरिजिनली कंपोज किया गया था इन बंगाली बाय रविन्द्रनाथ टैगोर और अडॉप्ट किया गया था इन हिंदी वर्जन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन जनवरी 24 1950। आपको याद रखना है। थीम जो है ये ट्रिब्यूट करता है मदर इंडिया को, इंस्पायर करता है डिवोजन को और करेज को और यूनिटी को। ये बेसिकली डिसाइड किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1896 एट एन एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो नेक्स्ट है हमारा बमियान बुद्धा। देखो बमियान बुद्धा स्टैचू जो है वेयर इन न्यूज़ रिसेंटली। क्यों? देखो लोकेशन आप देखोगे तो ये सैंडस्टोन क्लिफ है ऑफ बमियान वैली इन सेंट्रल अफगानिस्तान। कहाँ पे है ये बमियान? सेंट्रल अफगानिस्तान में। पीरियड देखोगे तो ये 6th सेंचुरी में बना था। आर्टिस्ट सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ये बेसिकली एक्सेम्प्लीफाइड गांधार बुद्धिस्ट आर्ट को ये बेसिकली दिखाता है। गांधारन बुद्धिस्ट आर्ट को क्लोजली कनेक्ट करता है विद स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अक्रॉस द सेंट्रल एशिया। डिस्ट्रक्शन आप देखोगे तो ये बेसिकली डिस्ट्रॉय किया गया था बाय तालिबान इन 2001। यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है बामियान वैली डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है भाटुकामा फेस्टिवल। देखो भाटुकामा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया गया तेलंगाना में जो 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को क्रिएट किया है। देखो भाटुकामा फेस्टिवल के बारे में अगर देखते हैं तो ये बेसिकली फ्लोरल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करता है मतलब किया जाता है बाय वुमेन फॉक तेलंगाना एंड सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। मतलब देखो ये बेसिकली आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्रिएट कर रहा है 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना। नाम क्या है? भाटुकामा फेस्टिवल। और बेसिकली ये वुमेन फॉक ऑफ तेलंगाना और सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक फ्लोरल फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फॉर 9 days ड्यूरिंग द दुर्गा नवरात्रि। ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है पार्टिसिपेशन ऑफ भाटुकामा द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट जो यूज़ करता है सीजनल
flower with medical value. Bhatukama means come back to life mother and it's dedicated to goddess Parvati. ये डिक्लेयर किया गया है एज तेलंगाना स्टेट फेस्टिवल। तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट है नोबल पीस प्राइज। नोबल पीस प्राइज 2025, तो नोबल पीस प्राइज 2025 अवार्ड किया गया है टू मारिया कोरिना माक्यो। बेसिकली ये अवार्ड जो है ये फॉर हर स्ट्रगल टू अचीव जस्ट एंड पीस ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी इन वेनेजुला। नोबल पीस प्राइज के बारे में थोड़ा देखते हैं, तो ये बेसिकली सिंस वर्ल्ड वॉर देखा जाए तो पीस प्राइज जो है वो स्टार्ट किया गया था इन 1901 और हैज़ बिकम अवार्ड टू ऑनर द एफर्ट इन 4 मेन एरियाज। जैसे देखो 4 मेन एरिया को प्लीज़ याद रखो, इंपॉर्टेंट है, देखो है ना, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, पीस नेगोशिएशन, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स और वर्क एम्ड एट क्रिएटिंग अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर पीसफुल वर्ल्ड। इंडियन सिटीजन जो हैं जिनको नोबल पीस प्राइज मिला है, तो मदर टेरेसा को मिला है 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को मिला है 2014 में। अगर नोबल प्राइज़ के बारे में देखते हैं तो ये इंटरनेशनल अवार्ड है जो एडमिनिस्टर किया जाता है बाय नोबल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन और बेस्ड है ऑन लास्ट विल ऑफ अल्फ्रेड नोबल 1895। मतलब इन्होंने अपना पैसा किस तरह डिस्बर्स किया था, इन्होंने किया था कि मेरे नाम पे एक प्राइज़ आप घोषित कर दो और मेरा सारा पैसा उसी में लगाओ। यही शायद था स्टोरी, मैं इतना डिटेल में नहीं बोला हूँ, अब एक बार देख लोगे। तो देखो नोबल प्राइज़ के बारे में देखते हैं तो उसका कैटेगरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी और पीस। तो देखो अगर कैटेगरीज देखते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। लिटरेचर आप देखोगे तो ये अवार्ड स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। मेडिसिन और फिजियोलॉजी में नोबल असेंबली एट कोरा लिंस्का इंस्टीट्यूट एंड स्टॉकहोम स्वीडन, इसके द्वारा दिया जाता है। और पीस में नॉर्वेजियन नोबल कम्युनिटी के द्वारा दिया जाता है। अब देखो विनर जो है वो क्या रिसीव करते हैं, ये नोबल डिप्लोमा, ए यूनिक वर्क ऑफ आर्ट, ये नोबल मेडल और कैश प्राइज ऑफ 10 मिलियन स्वीडिश कोरनोर, है ना। अब देखो वर्ल्ड पारा एथलीट चैंपियनशिप, तो इंडिया जो है वो जीतता है 22 मेडल, जो कि रिकॉर्ड है इंक्लूडिंग 6 गोल्ड, मार्किंग इट्स बेस्ट एवर परफॉर्मेंस एट वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025। ठीक है, ये देखो आपने बहुत कम जगह देखा होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जल्दी दिखेगा नहीं। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। इंडिया ने 22 मेडल जीता है इंक्लूडिंग 6 गोल्ड एट वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप। इंडिया 4th एशियन नेशन है जो होस्ट करता है वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप फॉर फर्स्ट टाइम इन 2025। फिर से इंडिया जो है वो 4th एशियन नेशन है जिन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप को फर्स्ट टाइम होस्ट किया 2025 में। अब देखो वर्ल्ड पैरा एथलीट के बारे में देखते हैं तो पैरा एथलीट जो है ये बेसिकली बिगेस्ट स्पोर्ट है विद इन द पैरालंपिक मूवमेंट। साथ ही साथ फर्स्ट पैरा एथलीट कंपटीशन है जो कि हेल्ड हुआ था 1952 को, गवर्न किया गया है बाय इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी IPC। साथ ही साथ इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ कंपटीशन। पैरालंपिक गेम जो है ये हेल्ड करता है एवरी 4 ईयर। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप जो है ये हेल्ड बाइनियल और वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स जो है ये हेल्ड एनुअली इन डिफरेंट सिटीज सिंस 2013। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एथिक्स है। अब एक बार प्लीज़ खुद से ये सब टॉपिक पढ़ लोगे। मैं एक वीडियो लेक्चर लाऊंगा जिसमें जितना भी एथिक्स का टॉपिक है ना सारा एक बार में डिस्कस कर दूंगा, वो आपको हेल्पफुल रहेगा, है ना। अब देखो स्कीम्स इन न्यूज़, सबसे पहले मनरेगा, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये सेंटर हैज़ अमेंडेड शेड्यूल 1 ऑफ MG नरेगा एक्ट। तो क्या हुआ, सेंटर ने शेड्यूल 1 ऑफ MG नरेगा एक्ट को अमेंड कर दिया है जो प्रायोरिटी देता है वाटर कंजर्वेशन और रिलेटेड वर्क्स इन रूरल ब्लॉक्स को। देखो कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम देखोगे ना तो प्रोवाइड करना है नॉट लेस देन 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। मतलब एक व्यक्ति को 100 दिन से कम काम, मतलब 100 दिन कम से कम 100 दिन काम मिलना है एक साल में इन फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एरिया एज पर डिमांड। फिर स्ट्रेंथन करना है लाइवलीहुड रिसोर्स को, बेस ऑफ पुअर। साथ ही साथ प्रोएक्टिवली इंश्योर करना है सोशल इंक्लूजन को, मतलब सबका साथ सबका विकास। और स्ट्रेंथन करना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, मतलब बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक लेवल से आपको ऊपर उठाना है। अब देखो मेजर अचीवमेंट देखते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ द स्कीम में मेजर अचीवमेंट में ब्लॉक जो क्लासिफाइड हैज अ ओवर एक्सप्लॉयटेड, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल एंड सेफ विल बी ट्रीटेड एज अ प्रायोरिटी एरिया फॉर एक्शन। मतलब ब्लॉक्स को क्लासिफाई किया गया एज एन ओवर एक्सप्लॉयटेड, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एंड सेफ और बी ट्रीटेड एज अ प्रायोरिटी एरिया फॉर एक्शन। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम ऑफिसर जो है वो इंश्योर करेंगे कि मिनिमम शेयर ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है
of this block is spent on water related works as follows, जैसे कि 65% in over exploited and critical rural blocks, 40% in semi critical rural blocks, 30% in safe rural blocks. और कैटेगराइजेशन देखा जाए तो असेसमेंट यूनिट्स एज पर डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स में असेसमेंट रिपोर्ट में देखा जाए तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में, उसके बाद स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में लेस देन 70% सेफ है, 70% टू 90% सेमी क्रिटिकल है, 90% टू 100% क्रिटिकल है, और 10% 100% ये ओवर एक्सप्लॉइटेड है। अब देखो एमजी नरेगा के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली 2005 में लॉन्च किया गया था। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60:40 बाई सेंटर एंड स्टेट, और हिली स्टेट्स और स्पेशल स्टेट्स कैटेगरी वाले स्टेट्स के लिए 90:10 है। मिनिस्ट्री जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। टोटल आउटले 86,000 करोड़ है। यूनियन बजट 2025 में आउटले किया गया है। बेनिफिशरीज जो है ऑल द हाउस होल्ड मेंबर्स जिनका एज मोर देन 18 ईयर्स हो गया है एंड रिसाइडिंग इन रूरल एरिया। कवरेज देखा जाए तो एंटायर कंट्री जो है एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट हैविंग 100% अर्बन पॉपुलेशन। फिर मॉनिटरिंग देखा जाए तो सोशल ऑडिट बाय ग्राम सभा। फिर बेसिस ऑफ वेज रेट्स अब देखते हो तो CPI AL मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर। फिर जितने भी स्टेट और यूटी जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे वेज ओवर द अबव, मतलब अपने स्टेट के हिसाब से द वेज जो रेट जो नोटिफाई किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एडिशनल 50 डेज ऑफ अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग ड्रॉट natural calamity or affected notified rural area and for ST household in forest area जो प्रोवाइड करेगा that these household have no other private property except for the land right provided for Forest Right Act FRA Act 2006. I hope that you are not getting disturbed. थोड़ा सा और बाकी है, कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में मेक प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग द एडिशनल डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ गारंटिंग अंडर द एक्ट फॉर देयर ओन फंड्स। राइट टू एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब देखो पेमेंट इज टू बी मेड इन 15 डेज, 15 दिन में हो जाना चाहिए। डिले कॉम्पनसेशन एट अ रेट ऑफ 0.05 अनपेड वेज पर डे, मतलब अगर आप नहीं देते हैं, डिले हो रहा है तो आपको कितना परसेंट देना पड़ेगा, 0.05% फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डिलेड बियॉन्ड 16th डे ऑफ द क्लोजर ऑफ मस्टर रोल। अब देखो स्पेशल कैटेगरी ऑफ द वर्कर मतलब वल्नरेबल ग्रुप अंडर मनरेगा, मतलब एक कैटेगरी है जो स्पेशल कैटेगरी वर्कर ही बोला गया है। इट इंक्लूड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स या फिर नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप जो है, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, वुमेन्स इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, सीनियर सिटीजन जिसका एज 65 ईयर से ज़्यादा हो गया है, HIV पॉजिटिव पर्सन, इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन और रिहेबिलिट बॉन्डेड लेबर, इनको स्पेशल कैटेगरी ऑफ वर्कर भी बोला गया है। की प्रोसीड्यूरल फीचर ऑफ MG नरेगा देखा जाए तो वेज टू मटेरियल रेशियो जो मेंटेन किया गया है 60:40 एट ग्राम पंचायत लेवल, और एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी शैल बी वुमेन हु हैज़ रजिस्टर्ड एंड रिक्वेस्टेड फॉर वर्क अंडर दिस एक्ट। अदर की फीचर देखते हो तो जियो नरेगा दैट इज ट्रेक करता है क्रिएशन एसेस टू जियो टैगिंग एट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द स्टेज ऑफ एसेट क्रिएशन। प्रोजेक्ट उन्नति जो है एम करता है स्किल मनरेगा बेनिफिशरीज सो दैट दे कैन मूव द करंट पार्शियल एम्प्लॉयमेंट टू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अचीवमेंट देखोगे ना तो मनरेगा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, और वुमेन पार्टिसिपेंट जो है वो लगभग 48% 2014 को था, और अभी कितना हो गया 58% 2025, है ना। तो फ्रेंड्स नहीं अभी और भी है, वेट फॉर वाइल। देखो प्लेसेस इन न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये सवालकोट जम्मू एंड कश्मीर, ये अपेक्स कमेटी ऑफ द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अकॉर्ड किया है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस टू सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उसके बाद मिगला पास इन लद्दाख, ये प्रोजेक्ट हिमांक ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्ट किया है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट मिगला पास, जिसका मतलब अब हाइट देखोगे तो 19,400 19,400 फीट अबव सी लेवल इन लद्दाख। पटना बिहार में क्या हुआ है, देखो यहाँ पे है ना ओवर हियर, देखो पटना बिहार सैक्रेड जोर साहिब आर बीइंग कैरिड थ्रू द गुरु चारवन यात्रा फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बिहार पटना साहिब गुरुद्वारा, है ना। अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो पहला कॉमर्शियल कोल माइन जो है अरुणाचल प्रदेश में वो इनोग्रेट किया गया एट नामचिक नामफा कोल ब्लॉक। उसके आसाम में देखोगे तो बाथू, आसाम में बाथू रीजन जो है बोडो कम्युनिटी का इन आसाम, ये सेपरेट कोड मिलता है इन अपकमिंग सेंसस। मणिपुर में देखोगे तो स्टडी लिंक लैंड यूज टू वाटर पॉल्यूशन इन मणिपुर लोकतक लेक विच शेयर्स पार्ट ऑफ काइबुल लैमजाई नेशनल पार्क। सुंदरबन में जो वेस्ट बंगाल में है, तो ये बेसिकली एक्वाकल्चर मॉडल है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल रिकॉग्निशन इनको मिला है। अब देखो सरंदा जो झारखंड में है, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने
ऑर्डर किया है कि झारखंड गवर्नमेंट को मतलब झारखंड गवर्नमेंट टू गिव अ अंडरटेकिंग टू नोटिफाई अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सरंडा। इसीलिए वो सरंडा अभी फिलहाल झारखंड में बहुत लाइमलाइट में था। तमिलनाडु में देखो तो तमिलनाडु सैंक्शन करता है 1 करोड़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ लायन टेल मैस्क। उसके बाद मद्रास हेजहॉग, उसके बाद स्ट्रिप्ड हाइना एंड हम्प हेडेड मशीर फिश। महाराष्ट्र में 5 महाराष्ट्र बीचेस जो रिसीव करता है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अहमदाबाद गुजरात में देखा जाए तो अहमदाबाद ने रिकमेंड किया एज अ होस्ट सिटी फॉर सेटेनरी एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम इन 2030, है ना। तो फ्रेंड्स, और अब हम इंटरनेशनल एक बार देख लेते हैं। चलिए, तजाकिस्तान इंडिया विड्रू कर रहा है फ्रॉम आइनी एयरबेस इन तजाकिस्तान आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट। कहाँ से? आइनी एयरबेस, इंपॉर्टेंट है तजाकिस्तान में। इटली में देखा जाए तो इटलीज बर्थ आर सेट टू सिंक अ न्यू रिकॉर्ड लो इन 2025। अब देखो, सऊदी अरेबिया में रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने अबॉलिश किया है खफाला सिस्टम को। खफाला सिस्टम क्या है, आप एक बार ध्यान दोगे, है ना। देखो, इजिप्ट में देखते हैं। इजिप्ट जो है, इंडिया सेंड द मिनिस्टर टू इजिप्ट फॉर गाजा समिट। गाजा समिट हम लोग ने पढ़ा भी। ईरान देखोगे तो इंडिया जो है उसको 6 महीने यूएस सैंक्शन वेवर मिलता है, मतलब यूएस सैंक्शन वेवर ऑन चाबहार पोर्ट इन ईरान, ठीक है, 6 मंथ का। अब देखो, बारबाडोस कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। तो लोकसभा स्पीकर लेड एन इंडियन पार्लियामेंट्री delegation IPD to National Assembly of Barbados on sideline of 68th Commonwealth Parliamentary Conference, ठीक है। अब देखो, टर्की क्या कर रहा है, तो 6.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स टर्की बालिकशेर प्रोविंसेस। हाइती में डिस्प्लेसमेंट इन हाइती रीचेस रिकॉर्ड हाई एज 1.4 मिलियन पीपल फ्ली वायलेंस। वेनेजुला एज इन यूपीएससी में पूछा गया है ऑयल रिसर्च के लिए। वेनेजुला हैज डिप्लॉयड इट्स ट्रूप्स अलोंग द कोलंबियन बॉर्डर फॉलोइंग यूएस नेवल स्ट्राइक ऑन एलिज्ड ड्रग कैरिंग वेनेजुला बोट्स, है ना। अब देखो, यहाँ पे दूसरा है जापान ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट येन प्लेस्ड स्टेबल कॉइन। उसके बाद थीथू आइलैंड एक चाइनीज शिप है और फिलीपींस वेसल कोलाइड नियर थीथू आइलैंड विच इज कंट्रोल्ड बाय फिलीपींस। आपको ध्यान रखना होगा, ये सब है ना, इंपॉर्टेंट है। कतर, इंडिया जो है वो एक्सपैंड करता है इट्स यूनिफाइड यूपीआई सर्विसेज टू कतर। याद रखना है कितनवां नंबर में, कौन से नंबर पे है ना। फिलीपींस में देखोगे, फिलीपींस हैज़ बीन स्ट्रक बाय एन अर्थक्वेक ऑन मैग्नीट्यूड 6.9। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ भी था ना, हाँ टर्की, फिलीपींस और टर्की, है ना। टर्की वाला 6.1 मैग्नीट्यूड का था, फिलीपींस का कितना था वो लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा हुआ है, 6.9 था, तो मतलब फिलीपींस ज़्यादा। फिर वियतनाम, 72 नेशन साइन करते हैं यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द साइबर क्राइम इन हनोई वियतनाम। तिमूर लशीते, ये तो इंपॉर्टेंट है, तिमूर लशीते एशियान एज अ 11th मेंबर ज्वाइन करता है। मलेशिया 22nd एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन एशियान इंडिया समिट हेल्ड किया गया था मलेशिया में, 22nd, है ना, आपको याद रखना है। मॉलडीव्स पहला ऐसा कंट्री बन जाता है जो हॉल्ट करता है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, सिफिल्स एंड हेपेटाइटिस B। पाकिस्तान जो है, रिसेंटली पाकिस्तान ऑफर करता है यूएस को अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड ऑपरेट द पोर्ट पाशीन एज पर रिपोर्ट। दुरान लाइन देखोगे तो बॉर्डर क्लैशेस इरप्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान अलॉन्ग द डिस्प्यूटेड दुरान लाइन, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखो, हम लोगों ने विजन IAS मैगजीन के इस अक्टूबर वाले मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स है ना, उसको बहुत थॉरली डिस्कस किया है, एक्सेप्ट एथिक्स। आई होप दैट यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर वीडियो सीरीज। आप प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा देखो। इन केस यू हैव वॉच, आप अगर यहाँ तक पहुँच रहे हो तो ऑब्वियसली आपने पूरा देख लिया होगा। इन केस अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम या फिर बहुत स्पीड या फिर कुछ चीज़ मैंने नहीं समझाया है या फिर कुछ गलत तरीके से भी कुछ बताया होगा, तो यू कैन मतलब नोटिफाई मी ऑन माई